हेलो एवरीवन। आज मैं ट्विन फ्लेम जर्नी का एक डिफ़िकल्ट चैलेंज के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। जो चैलेंज मैंने डायरेक्टली इस लाइफ में फ़ेस नहीं किया है, बट बिकॉज़ मेरा हायर पर्पस शायद कुछ ट्विन फ्लेम्स का गाइड बनना है, इसलिए गॉड ने मुझे बहुत सारे ट्विन फ्लेम कपल्स दिखाए हैं, जिसमें या तो कपल्स ही ट्विन फ्लेम्स हैं या तो वैसे कपल्स हैं जो ट्विन फ्लेम्स नहीं हैं पर दे हैड हायर सोलमेट लव बिटवीन देम। एंड मैं ये वीडियो हिंदी में बनाना चाहूँगी कि इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। आई थिंक आई मेक इट इन इंग्लिश दो, या हिंदी में ही बनाती हूँ, बाद में इंग्लिश में एक और वीडियो बना लूँगी, क्योंकि मुझसे हिंदी में आज भगवान बात करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे कपल्स इंडिया में देखे हैं जो लोग ऐसे फॉल्स रिलेशनशिप में हैं, और फॉल्स मीनिंग जो नॉन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, और उनका लव उनके पार्टनर के लिए अच्छा खासा लव था कंपेयर टू नॉर्मल पीपल्स लव, बट स्टिल अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। एंड ये बहुत डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग फेज़ होता है उन ट्विन फ्लेम्स के लिए जो लोगों को पता नहीं है कि वो लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, जो लोग अभी अपने अवेकनिंग और असेंशन के और ट्विन फ्लेम जर्नी के बिगिनिंग स्टेजेस में हैं, मीनिंग बिगिनिंग स्टेजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि दे आर अ ट्विन फ्लेम, अंडरस्टैंडिंग कि उनको अभी अवेकन होने का टाइम आ रहा है, और वो बहुत सिवियर कन्फ्यूजन से जाएंगे। और जो एक्सपीरियंस एक्चुअली मैंने नहीं किया है, पर आई थिंक मेरे ट्विन फ्लेम ने किया है इस जन्म में, और मेरा ये शायद कोई और जन्म में ये एक्सपीरियंस रह सकता है। इस जन्म में मेरे एक्सपीरियंस थोड़े अलग थे, और मैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में भी इधर बताऊंगी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हमको कॉन्टेक्स्ट देता है। और जो लोग मेरे पार्टनर जैसे होंगे उनको उन लोगों का एक्सपीरियंस मैं पहले बताती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे बहुत सारे अभी ऑनलाइन बहुत सारे कपल्स दिखे हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में इतने कपल्स लोग अपने पोस्ट डालते रहते हैं, फेमस पर्सनालिटीज़ के भी इतने सारे पोस्ट होते हैं। तो बहुत फेमस एंड नॉन फेमस, या यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, या नॉर्मल लाइफ के जो मेरे फ्रेंडशिप ग्रुप्स भी है, ऐसे सब मैंने बहुत ऐसे कपल्स देखे हैं थ्रू आउट माई लाइफ, जिसमें बिकॉज आई वॉज अ ट्विन फ्लेम एंड मैं बिकॉज मेरा हायर पर्पस ये था, मुझे पता नहीं था तभी, बट मैं हमेशा कपल्स लव को ऑब्जर्व करती थी। और मेरी फैमिली में डीपर लेवल का लव मेरे पेरेंट्स के बीच में नहीं था। सो इसलिए भी, और वही मैंने पेरेंटल पाथ इसलिए चूज़ किया था कि पेरेंट्स के बीच में डीपर लव नहीं होगा, ताकि या जो पेरेंट्स मुझे रेज़ करेंगे, क्योंकि मेरे पास ये भी गाइडेंस आई है कि ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जिन पेरेंट्स ने मुझे रेज़ किया है वो शायद मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स न हों, या ओनली वन ऑफ देम माइट बी माई बायोलॉजिकल पेरेंट, अदर माइट नॉट बी माई बायोलॉजिकल पेरेंट। तो ये क्वेश्चन मार्क है जो जेनेटिक टेस्टिंग से प्रूवेबल है, पर मैं ऐसे ही डिफ़िकल्ट फैमिली में रहती हूँ जहाँ पे क्लियर कट ऑथेंटिक कम्युनिकेशन बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एंड बिकॉज मेरा फैमिली लाइक ये भी मेरा पार्ट का ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि मेरा दुखड़ा रोने के लिए, बट कॉन्टेक्स्ट देने के लिए लोगों को कि क्या होता है कि जब आप ट्विन फ्लेम हो, आपकी लाइफ में जो चैलेंज जब आप ग्रो कर रहे होते हो 20s 30s 40s वॉट एवर स्टेज ऑफ लाइफ यू आर इन, उस वक्त आप जब एक चैलेंज फेस कर रहे होते हो, कोई फैमिली लाइफ का प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हो, या सोशल लाइफ का प्रॉब्लम, कुछ भी आपका जो लाइफ में चैलेंज चल रहा है, वो चैलेंज ही ट्विन फ्लेम लाइफ में या अवेकनिंग जर्नी में आपका फ्यूचर लाइफ पाथ का पर्पस इंडिकेटर होता है। और वो चैलेंज को आप कैसे डील करते हो डिटरमिन करता है आपका प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफ। वो चैलेंज को आप कैसे सोचते हो उसके बारे में, कैसे वो उसको हैंडल करना चाहते हो, कैसे वो चैलेंज को अगर, और थोड़ा सा अगर बहुत ही डिफ़िकल्ट चैलेंज है तो आपका अगर उसके प्रति हेट्रेड आ रहा है, एंगर आ रहा है, ये सब एक वैलिड प्रोग्रामिंग है, भगवान का माया है, इल्यूजन टाइप है, कि भगवान हमारे साथ वो माया और इल्यूजन इसलिए खेलते हैं क्योंकि हमको जगाने के लिए, हमें जगने के लिए, जब हम सुबह
जब हम जो लोग सुबह सुबह उठना नहीं चाहते या जिनको नींद बहुत अच्छी लगती है, ऐसे लोग जो होते हैं, मेरे जैसे लोग, मैं तो हूँ वैसे, बहुत रेयरली मैं स्पॉन्टेनियसली सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठ पाती हूँ। इन रिसेंट ईयर्स जब मेरा अवेकनिंग चालू हुआ तब मैं स्पॉन्टेनियसली सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ पा रही थी फॉर अ टाइम। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे अलार्म चाहिए रहता है सुबह सुबह उठने के लिए, स्पेशली जब मैं जॉब करती थी, फ़िक्स टाइमिंग के जॉब्स होते थे, या कॉलेज जाती थी, मुझे कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के फ़िक्स्ड आवर्स होते थे कि इस वक्त मुझे पहुंचना है क्लासेस में। सो एट दैट टाइम आई हैड टू ऑलवेज़ वेक अप यूजिंग अ अलार्म। तो अलार्म क्यों चाहिए होता है हमको? अलार्म हमको अवेकन करता है, राइट? तो हम अगर अलार्म डाल के सोएंगे, और एंशिएंट ज़माने में अलार्म नहीं होता था, पर जब हम गाँव में रहते थे, आइडिलिक लाइफस्टाइल लीड करते थे, वहाँ पे कौन जगाता था? वहाँ पे आपका कॉक सुबह सुबह 5 बजे की ज़ोर ज़ोर से कॉक आवाज़ करता था। तो वो जब अर्ली मॉर्निंग में आवाज़ करता था, वो आपका अलार्म होता था। तो आप देखते हो, और कोई कोई लोग ही जो बहुत ऐसे रेजिमेंटेड होते हैं, साधु जैसे इंसान होते हैं, डिसिप्लिन्ड इंसान होते हैं, वही स्पॉन्टेनियसली बिना अलार्म के सुबह सुबह, अगर उनको 3 बजे जगना है 3 बजे जगेंगे, 5 बजे जगना है 5 बजे जगेंगे, जो भी जिसका टाइमिंग है वो अपने आप जग सकते हैं। पर मोस्ट ऑफ अस अपने आप जग नहीं पाते, राइट? तो जैसे नींद से हम जाग नहीं पाते अच्छी तरह, मोस्ट ऑफ अस, क्योंकि हम उतने डिसिप्लिन नहीं हैं, या हमारा वो डिसिप्लिन हम कल्टीवेट तो कर सकते हैं पर हमको वो कल्टीवेट हमने किया नहीं है इतने साल। वैसे ही ट्विन फ्लेम जर्नी का अवेकनिंग, या इस सेंचुरी के लाइफस्टाइल के अनुसार हमको क्या करना है, उसका जो अवेकनिंग होता है उसको बोलते हैं अवेकनिंग। अवेकनिंग एक पाथ है कि अगर आप अलाइन होना चाहते हो भगवान के पर्पस के साथ, कि भगवान ने आपको क्यों भेजा है अर्थ में, आपने क्यों चूज़ किया था, आपके सोल ने इस सेंचुरी में अर्थ में एग्जिस्ट करने का क्यों सोचा, आपके सोल ने इस सेंचुरी में एट 30, 40, 50 ईयर्स ऑफ एज एग्जिस्ट करने का क्यों सोचा, या 10 ईयर्स एज का क्यों सोचा, या न्यू बॉर्न होने का क्यों सोचा। ऐसे हर एक सोल इस सेंचुरी में अलग अलग एज के हैं हम लोग, और हर सोल ने कोई कारण से सोचा है कि क्यों हम इस सेंचुरी में, इस एज में, इस फॉर्म में, इस सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में, इस सोशल स्टेटस में, इस पर्टिकुलर स्किन कलर, स्किन टोन, कंट्री डिवाइड, ऐसे सब, रिलीजन, ये सब क्यों चूज़ करेंगे। हर एक सोल का एक रीज़न है उसके बीच में और उसके पीछे, और वो रीज़न हमको जब हम बॉर्न होते हैं हमको नहीं पता होता। जब हम अनकॉन्शियस सोल होते हैं तभी भी हमको नहीं पता होता कि मैं क्यों अभी 45 ईयर्स ऑफ एज में स्टिल 45 ईयर्स ऑफ एज की लगती नहीं हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। क्यों 45 ईयर्स ऑफ एज में मुझे ऑर्गन डैमेज जैसे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। क्यों 45 ईयर्स ऑफ एज में, पहले मैं एक अलग जॉब करती थी, वो जॉब मुझे इन माई 30s मैंने छोड़ दिया। क्यों मैं अभी भी अपने आप को सिंगल ही मानती हूँ। मैंने एक और वीडियो बनाया है इंग्लिश में जिसमें मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है कि मेरा लीगल स्टेटस एंड मैं सिंगल हूँ कि नहीं, मुझे कन्फ्यूजन होता है, मुझे समझ में नहीं आता है कैसे डिफ़ाइन करना चाहिए अपने आप को। पर ऑफिशियली मैं अपने आप को सिंगल ही लिखती हूँ। एंड इसके पहले यूएस में मैं जब रहती थी तब मेरा एक मैरिज हुआ था जिसमें मैंने अकॉर्डिंग टू मी डिवोर्स पेपर्स मुझे मिले थे, पर वो डिवोर्स पेपर्स में भी मेरा नाम मिसस्पेल्ड है। तो इसलिए आई एम कन्फ्यूज़ कि ये डिवोर्स हुआ है कि नहीं हुआ है। वो नाम का मिसस्पेलिंग जो मुझे मिला था पेपर वर्क में, वो डेलिब्रेट मिसस्पेलिंग था, कुछ मैनिपुलेशन था, क्या था, आई डोंट नो। एंड दिस इज़ जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ द थिंग दैट कन्फ्यूजेज मी अबाउट माई सिंगल स्टेटस। दूसरा चीज़ जो कंफ्यूज करता है वो ट्विन फ्लेम जर्नी इटसेल्फ कंफ्यूज करता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम में जब आप ट्विन फ्लेम से टाइड हो जाते हो, आप एक्चुअली टेक्निकली सिंगल और रहते नहीं हो, आप ट्विन फ्लेम से टाइड हो, सोल टाइड हो, इमोशनली टाइड हो, साइकोलॉजिकली टाइड हो सकते हो, बहुत डीपली टाइड हो जाते हो। और वो टाई भगवान धीरे धीरे आपका बिल्ड कर रहा होता है आपके ट्विन फ्लेम के साथ। तो इसलिए पार्ट ऑफ इट आपको सरेंडर भी करना होता है कि भगवान उसको बिल्ड कर रहा होता है। पार्ट ऑफ इट आप जो नॉर्मल लव स्टोरी होती है ना, नॉर्मल लव स्टोरी में क्या होती है, जब हम बुक देखते हैं, मूवी देखते हैं लव स्टोरीज़ के ऊपर, उसमें लड़का यूजुअली परस्यू करता है लड़की को, ही फॉल्स इन लव, ही परस्यूज़ द गर्ल। DDLJ में जैसे होता है वैसा टाइप मोस्ट ऑफ द टाइम लव स्टोरीज़ लोग वैसा परस्यू करते होगा। कभी कभी DDLJ जैसे शायद ना हो, कभी कभी लड़कियां भी परस्यू करती है लड़के को।
बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लड़के ही परस्यू करते हैं लड़कियों को, वो एक नॉर्म है जो अभी थोड़ा सा, क्योंकि ये मॉडर्न सेंचुरी है, कभी कभी लड़कियां भी परस्यू करते हैं लड़कों को। बट in general pursuit is part of the normal love story experience, कि कोई इंटरेस्ट दिखाएगा दूसरे को, वो दूसरे ने वो इंटरेस्ट को हाँ कर दिया तो तब एक लव स्टोरी बनने के चांस होते हैं, राइट? ये है नॉर्म। बट ट्विन फ्लेम जर्नी में ना वैसा नहीं होता। ट्विन फ्लेम जर्नी एकदम ही अलग होती है, कभी कभी परस्यूट होता ही नहीं है कपल्स के बीच। इवन दो मैंने वदरिंग हाइट्स और जेन आयर के स्टोरी के थ्रू इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, उसमें भी आप देखेंगे जो एकदम लव स्टोरी, जो ट्विन फ्लेम लाइक लव स्टोरीज़ है, वो ऑर्गेनिकली फॉर्म हो गई थी। जेन परस्यू नहीं कर रही थी मिस्टर रॉचेस्टर को, रॉचेस्टर भी इनिशियली जेन को परस्यू नहीं करा था, वो सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहा था कि उसको कंपेनियनशिप चाहिए थी, इवनिंग में बात करने के लिए इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन चाहिए था, तो उसको इंटेलेक्चुअली किसी के साथ बात करना मिल गया, तो इसीलिए ही वो सिटिंग विद जेन। सो आप देखोगे ही नहीं, कोई हिंट ही नहीं होगा कि वो उसको रोमांटिकली परस्यू कर रहे हैं, क्योंकि वो उसको इनिशियली रोमांटिकली परस्यू कर ही नहीं रहे थे। एंड इवन इन वदरिंग हाइट्स, कैथरीन लिंटन और हेटन अर्नशाव का भी रिलेशनशिप इनिशियली वॉज जस्ट अ फ्रेंडशिप लेवल थिंग। तो मैनी ट्विन फ्लेम्स का जर्नी ऐसा होता है कि आप ना जब तक अवेकन नहीं होगे, आपके ट्विन फ्लेम को आप बहुत सालों से जान रहे भी हो सकते हो, पर आप उसको सिर्फ अपना बेस्ट फ्रेंड शायद मान रहे हो सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी ट्विन फ्लेम्स के साथ, किसी किसी ट्विन फ्लेम के साथ आपने कभी अपने ट्विन फ्लेम को मिले ही नहीं हो, या मिले भी हो तो ऐसे मिले हो कि ऐसे बहुत कैजुअल स्ट्रेंजर के जैसे मिले हो, कि वो कोई आपके रिलेटिव का रिलेटिव है और कोई शादी में आप मिले थे आपके ट्विन फ्लेम के साथ, या वो आपके कोई फ्रेंड के फ्रेंड का फ्रेंड है और आप कॉलेज के ग्रुप के हैंगआउट में कभी तो उनके साथ हैंगआउट किए थे और बहुत साल हो गया होगा, 10 साल हो गया होगा, 20 साल हो गया होगा, आप कभी उनसे हैंगआउट करने, एक बार हैंगआउट करने के बाद, 2 बार हैंगआउट करने के बाद कभी उनसे इंटरेक्ट ही नहीं किए, या 10 साल में एक बार आप उनसे मिलते हो, क्योंकि वो ऐसे जगह रहते हैं जहाँ पे मे बी आपका ननिहाल है, ननिहाल में आप जब आपके नानी के घर जाते हो वहाँ पे आपको आपका ट्विन फ्लेम मिलता है और आपको पता नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम है, वो जैसे एक कैजुअल फ्रेंड है नानी के घर का, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी का। तो हर एक इंसान का ट्विन फ्लेम एक अलग ही वे में उनको मिलेगा, और किसी किसी का हो सकता है कि चाइल्डहुड फ्रेंड था, चाइल्डहुड क्रश था उनका ट्विन फ्लेम, बट बिकॉज वो चाइल्डहुड क्रश था उसके बाद उन्होंने कभी उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उनका ट्विन फ्लेम मैरिड है। तो अगर सपोज़ मेरा कोई ट्विन फ्लेम है जो मुझसे 10-12 साल बड़ा है, और मेरा वैसा नहीं है ट्विन फ्लेम, शायद से, मुझे पता नहीं मेरे ट्विन फ्लेम का एक्चुअल एज एक्चुअली, सो जो भी है, और मुझे मेरा एज भी, अगर मैं अडॉप्टेड हूँ तो मेरा एज भी एक्चुअली थोड़ा मेस्ड अप है, तो इस कारण से एज गैप बिटवीन मी एंड माई ट्विन फ्लेम मैं 100% श्योर नहीं हूँ। बट लेट्स सी ऐसे 12 इयर्स का एज गैप का कोई था, और मैं तब जब 13 इयर्स की टीनेजर थी, वो 12 इयर्स का एज गैप है, मतलब क्या एज का होगा वो पर्सन, वो 25 इयर्स का होगा। तो कोई 25 इयर्स का पर्सन 13 ईयर ओल्ड से अट्रैक्ट होना नहीं चाहिए। अगर वो ट्विन फ्लेम है, वो तो और भी ज़्यादा हायर लेवल के सोल होंगे, तो अट्रैक्ट होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो तब उन्होंने अगर मेरा ट्विन फ्लेम ऐसा 12 इयर्स एज डिफरेंस का है, वो मुझसे मिलेंगे तो ऐसे फ्रेंड्स जैसे मिलेंगे, या ऐसे सम चाइल्ड हु इज़ नेबर चाइल्ड, जो ऐसे ही जस्ट मेरे नानी के घर खाने आता है कभी कभी, ऐसा कोई सोचेगा अपने वो चाइल्ड के बारे में। वेर एज आप टीनेजर हो, तो टीनेजर्स को जब क्रश आता है, क्रश तो किसी एडल्ट पे आ सकता है टीनेजर्स को, तो उसने जस्ट वैसा सोचा कि ये मेरा चाइल्डहुड क्रश है, और चाइल्डहुड क्रश है सोच के कभी उसको परस्यू ही नहीं किया, सोचा भी नहीं उस इंसान के बारे में। सिर्फ चाइल्डहुड का जो मेमोरीज़ होते हैं, हम जब क्रश करते किसी के ऊपर, जैसे होता है थोड़े दिन, 2-3 दिन सोचेंगे, बहुत अट्रैक्ट होंगे, या अगर वो उनके नानी के घर आया है खाने के लिए, हम भी उनके नेबर हैं, हम भी कोई बहाने से नानी के घर खाने आ जाएंगे कि नानी हमारी भी बहुत अच्छी फ्रेंड है या कुछ, तो कभी कभार हमको स्नैक्स देती है इवनिंग में, तो हम भी आ जाएंगे उनके घर स्नैक्स खाने जब भी ये लड़का छुट्टी में आएगा, ठीक है। तो बचपन में जब आप छोटे होते हो, जब आप 10 साल के थे, 15 साल के थे, 20 साल के थे, तब शायद आप नानी के घर ज़्यादा आते थे, पर अभी 25 साल में एक ही बार आए, वो इंसान को आप पे क्रश हो गया, फिर वो चला गया, फिर वो 25 साल का इंसान उसके बाद कितना नानी को याद करता है, वो कभी आया ही नहीं, या आया भी तो
हर जो 25 साल के बाद 30 साल में आया, 30 साल के बाद 35 साल में आया, एंड तब तक वो पर्सन जिसका वो ट्विन फ्लेम है, वो पर्सन अभी 13 ईयर्स से अनदर 10 ईयर्स अगर पास हो गया, अभी वो 23 ईयर्स की है, तो 23 ईयर्स एज में उसको अवेकनिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे वाले जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स होते हैं, ज़्यादा एज गैप वाले ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स स्पेशली, उसमें अवेकनिंग के चांसेस 20s में नहीं आएंगे, मोस्टली 30s 40s 50s थोड़ा लेट इन लाइफ आएगा। और तब तक आप किसी और के साथ आप मैरिड होगे, किसी और के साथ आपका पार्टनरशिप चल रहा होगा, कोई और होगा जो आपके लाइफ में सोलमेट बन के शायद आ सकता है। या तो ऐसा जर्नी आपका हो सकता है, या तो मेरे जैसा जर्नी हो सकता है। मेरा जर्नी जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट था। मेरा जर्नी फिल्ड विथ रॉन्ग रिलेशनशिप्स, फिल्ड विथ ब्रोकन रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, कॉन्फ्लिक्ट फिल्ड रिलेशनशिप्स था। क्योंकि अभी उस वक्त जब मैं वो पेनफुल एक्सपीरियंस से जा रही थी ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप्स, मुझे पता नहीं था कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, या मैंने ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था पर कभी ऐसे रेजोनेट नहीं किया अपने साथ। तो रेजोनेट नहीं किया तो मुझे कभी ऐसे लगा नहीं कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या ऐसा कुछ। मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसमें ऐसा था कि इट्स अ वेरी हाई लेवल, वेरी इंटेंस लव, और उस वक्त मुझे किसी के साथ इंटेंस लव हो रहा था, पर वो प्योर लव है ऐसे सब उसका जो डिस्क्रिप्शन था वो मैच नहीं कर रहा था मेरे लव एक्सपीरियंस के साथ। मेरे लव एक्सपीरियंस में वाइल मैं बहुत इंटेंसली अपने फर्स्ट बॉयफ्रेंड के लिए फ़ील करती थी, मुझे दिखता था कि वो मेरे लिए कुछ इंटेंस फील करता नहीं है, मतलब वो सेक्शुअली बहुत पुल होता है मेरे तरफ, बट अदरवाइज़ उसमें कोई रेस्पेक्ट नहीं है मेरे लिए, दिल का कनेक्शन नहीं है। जब मैं बीमार पड़ रही हूँ या कुछ भी मेरे को हो रहा है डिफ़िकल्टी एंड चैलेंजेस लाइफ में, वो हमेशा उस वक्त मुझे धक्का दे देता था, कुछ ना कुछ धक्का देगा। तो ये अवेकनिंग का उसको बोलते हैं सोल शॉक। ये जो सोल शॉक होता है, आपका जो पार्टनर होगा जो रॉन्ग एकदम ही, वो मेरा फॉल्स ट्विन था, तो जो फॉल्स ट्विन होता है ना वो आपको इमेंस सोल शॉक देगा। सोल शॉक क्यों? वो ना ऐसे धक्का हमको जो मिलता है वो एक अवेकनिंग का जर्क होता है। जैसे आपको अलार्म चाहिए होता है जगने के लिए, वैसे वो भी मुझे ऐसे बिहेव करता था, मिसबिहेव करता था बहुत सारे वेज में, और जिस वे में वो मिसबिहेव करता था वो सोल शॉकिंग वे था कि मैं तो इसको इतना अच्छे से प्यार करती हूँ, ये मेरे से इतना रूड क्यों है। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छे से प्यार कर रही थी, मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छे से प्यार कर रही हूँ, तो मैं भी इमेच्योर थी उस वक्त। सो इन माई अर्ली 20s मैं इमेच्योरली उसको प्यार कर रही थी, वो भी इमेच्योरली मुझे प्यार करा था, पर मैं जेंटली थोड़ा ट्राई कर रही थी कि मैं जेंटली उससे प्यार करूँ, पर वो बहुत रफली मुझसे प्यार कर रहा था। एंड ऐसे वे में हम लोग का रिलेशनशिप चलता था कि बहुत ही ऐसे रफ, ऐसे वेरी रफ पैच वाला रिलेशनशिप था, एंड हमेशा झगड़ा होता रहता था, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था। हमेशा ऐसा होता था कि अगर मुझे ABC डायरेक्शन जाना है, उसको XYZ डायरेक्शन जाना है, तो हम लोग को ऑपोजिट जगह, मतलब ऑपोजिट एंड ऑफ द अल्फ़ाबेट जैसे है, तो हम ऑपोजिट एंड में हमेशा ऑपरेट करते थे। तो इसीलिए वो रिलेशनशिप कभी चला नहीं, ऑन ऑफ चलता रहा। क्योंकि हम लोग, मैं फॉरेन में रहती थी, US में रहती थी, तो वहाँ पे बहुत लोनलीनेस थी उस वक्त। तो बिकॉज लोनलीनेस था, मेरा फ्रेंडशिप सर्कल ऐसे कुछ हाई फ्रेंडशिप सर्कल नहीं था, मैं बहुत क्वाइट सी ही पर्सनैलिटी हूँ, मतलब कभी कभी मैं क्वाइट हूँ, कभी कभी मैं चैटर बॉक्स हूँ। तो मैं फ्रेंडशिप अगर चले तो ठीक है, अगर नहीं चले तो मैं क्वाइटली रह सकती हूँ अपनी ज़िंदगी, ऐसे टाइप पर्सनैलिटी थी। सो बिकॉज ऑफ विच मैं इतना ज़्यादा सोशलाइज नहीं करती थी, वही मेरा एक ओनली सोशलाइजिंग ग्रुप जैसा बन गया था फॉर अ वाइल। तो इसीलिए, और वो भी वैसे ही टाइप पर्सनैलिटी था, तो इसीलिए हमने अट्रैक्ट किया कि हम दोनों थोड़े क्वाइट है। उसको भी इतना ज़्यादा लोगों के साथ शोर शराबा ऐसे सब मैंने तो उसको नहीं देखा है लोगों के साथ करते हुए, बाद में वो इवेंचुअली उसने किया। पर जब इनिशियली हम मिले थे उस वक्त वो ऐसे पार्टिंग काइंड्स या ग्रुप में उसको मिलना जुलना ऐसे सब इतना कुछ पसंद नहीं था। तो बिकॉज उसको ऐसे सब इतना, अगर ग्रुप में किसी ने बुला लिया तो वो जाएगा, पर अलग से खुद से वो कभी इनिशिएट नहीं करेगा कोई ग्रुप एक्टिविटीज़। और मैं ग्रुप एक्टिविटीज़ करती थी, बट साल में एक बार ऐसे घर में फ्रेंड्स को बुला लिया खाने के लिए, बर्थडे में, या जब ग्रेजुएट किया, ग्रेजुएशन का पार्टी डाल दिया घर में सबको बुला के खाने में, तो वैसा टाइप में करती थी। तो मगर मैं डीप सोशलाइजिंग नहीं करती थी कि किसी के साथ फ़ोन में कम्युनिकेशन करके रखूँ वो कनेक्शन। तो वो कनेक्शन मैं एक्सपेक्ट करती थी मेरे बॉयफ्रेंड के साथ, बट मुझे वो कनेक्शन कभी मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मिला ही नहीं। वो क्योंकि वो लेवल पे उसको रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं था, उसको सिर्फ एक सेक्सुअल पुल था। तो बाद में मुझे धीरे धीरे समझा, और वो धक्का जब भी मुझे मिलता था कि जब मैं बीमार हूँ तब भी कोई केयर टेकिंग नहीं, या मेरा 2-3 एक्सीडेंट्स हो गया तब भी अगर मैंने बोला कुछ करने के लिए, ही वॉज अ गुड गाय, आई एम नॉट सेइंग ही वॉज अ वेरी बैड गाय,
बट ही वॉज नॉट अ गुड केयर टेकर और बॉयफ्रेंड मटेरियल फॉर मी। तो जिस लेवल में अगर आप जब ट्रबल में होते हो, ट्रबल में आपको एक एक्स्ट्रा केयर चाहिए होता है किसी पर्सन से, तो वो जो अगर आपका बॉयफ्रेंड है या बेस्ट फ्रेंड है, ऐसे कोई भी किसी को भी आप अगर बॉयफ्रेंड बेस्ट फ्रेंड जैसे लेवल में रखते हो, उनको एक एक्स्ट्रा हेल्प आपको देना होता है। ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके साथ। अगर वो उस लेवल का आप रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हो, तो वो कभी भी वो ट्रबल के टाइम पे हेल्प नहीं करना चाहता था। बट उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा था कि वो हेल्प नहीं करेगा शायद, या वो मेयर मिनिमम हेल्प करेगा। तो उससे मुझे क्या हुआ, धक्का तो मिल गया बट फॉल्स ट्विन है करके एक पुश मिल गया कि चेंज होने का, इवॉल्व होने का। तो मैं जो 20 ईयर्स में जिस एज में जैसी लड़की थी अर्ली 20s में, उस वक्त अर्ली 20s से मिड टू लेट 20s में थोड़ा इवॉल्व हुई उसके साथ हैंग आउट करके। तो एक्चुअली मैं अर्ली टू मिड 20s में उसको मिली और मिड टू लेट 20s में उसके साथ फाइनल ब्रेकअप हो गया, और बीच में मिड 20s के रेंज में ऑन ऑफ चलता रहा बहुत दिन। सो इसलिए ऐसा हुआ कि वो बहुत डिफ़िकल्ट पेनफुल तो जर्नी था, पर वो पेनफुल जर्नी में ही मेरा ग्रोथ बहुत कुछ था। और ग्रोथ रिलेटेड टू सेल्फ रिस्पेक्ट, ग्रोथ रिलेटेड टू समझना कि जिसके साथ बार बार ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जिसमें आप एक दूसरे को समझा ही नहीं पा रहे कि मर्ज कैसे करें लाइफ पाथ्स, बैलेंस कैसे करें एक दूसरे के साथ लाइफ, या बीमार पड़ने से हेल्प करें किसी को कैसे, या अगर कोई हेल्प चाहिए थी, मुझे कभी कभी इंट्यूटिवली समझ में आता था। तो जब मैं पूछती थी कि क्या करना है इसमें, यू टेल मी, देन हम कुछ इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो एक मूवी है ना, मुझे वो मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, पर उसमें तापसी पन्नू, विकी कौशल और अभिषेक बच्चन है, और मूवी का नाम मैं लिख दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो इन दैट मूवी, मैंने वो मूवी एक्चुअली देखी नहीं है, या उसके सिर्फ थोड़े तो 2-3 क्लिप्स देखे हैं। पर वो मूवी में जो डायनामिक्स एग्जैक्टली तापसी पन्नू का है उसके बॉयफ्रेंड के लिए, मेरा वैसा डायनामिक्स था कि यू टेल मी व्हाट टू डू, अगर तुम मुझे बता नहीं रहे हो क्या करना है तो मुझे डिसीजन लेने दो। वो मगर दोनों ही नहीं करने देता था। क्योंकि वो ही था इशू कि वो मेरा फॉल्स ट्विन है। अब बिकॉज वो मेरा फॉल्स ट्विन है, इवन दो मैग्नेटिज्म था, पुल था, अट्रैक्शन था हम दोनों के बीच में, वो कभी हाई लेवल रिलेशनशिप में नहीं जा पा रहा था। और बाद में अभी बहुत साल हील करने के बाद मुझे समझ में आया, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स लेटर आई अंडरस्टूड कि 10 ईयर्स लेटर मुझे थोड़े चीज़ें और समझे हमारे डायनेमिक्स में के बारे में, जब मैंने सेल्फ रिफ्लेक्ट किया वो रिलेशनशिप की एंडिंग के ऊपर। एंड देन अनदर 10 ईयर्स लेटर वापस से मैंने सेल्फ रिफ्लेक्ट किया। ऐसे नहीं कि मैं स्टक थी उसके ऊपर, बट जब मेरा सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम है, ग्रोथ एंड इवोल्यूशन का टाइम है, उस वक्त भगवान मुझे पुल करता है थोड़े चीज़ें पास्ट के सेल्फ रिफ्लेक्ट करने। तो उससे पहले मुझे जब 10 साल बाद ब्रेकअप के मैंने सेल्फ रिफ्लेक्ट किया, तब मुझे ये समझ में आया कि क्यों हम लोग गलत थे एक दूसरे के लिए। और पहले जब रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ था तब मैं उसको ही विलन समझती थी अपने लाइफ का, पर जब 10 साल में मैच्योरिटी आ गई तो तब मुझे समझ में आया कि विलन तो हम दोनों थे एक दूसरे के लिए। मैं भी उसको ट्रबल करती थी, वो भी मुझे ट्रबल करता था, तो हम दोनों ही एक दूसरे के लिए ट्रबलसम थे, एक पेज में नहीं थे, हमारा वाइब्रेशनल मैच नहीं था। फिर अनदर 10 ईयर्स बाद मुझे ये भी समझ में आया कि ऐसा हो सकता है कि हमारा पास्ट लाइफ का कोई कर्मा था, जिस पास्ट लाइफ के कर्मा में शायद उस पास्ट लाइफ में हमने शादी वादी शायद की थी और करके पछताए थे। तो इसीलिए इस लाइफ में हमारा काम ही था एक दूसरे को जगाना कि पास्ट लाइफ में हमने शादी करके देख ली कि हमारा वेवलेंथ मैच नहीं करता, हमारा वाइब्रेशनल मैच नहीं है, और हम प्यार ही नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को लॉन्ग टर्म। अट्रैक्शन वाला प्यार शायद होगा, पर उससे आगे का प्यार हमसे नहीं होगा। और वो अगर पास्ट लाइफ में देख लिया है तो किसी एक को वो याद रखना है। जैसे राधा कृष्ण की स्टोरी में है ना कि राधा भूल जाती है उनका वैकुंठ का पास्ट, तो राधा जैसे ये भूल वैकुंठ, या हाँ वैकुंठ ही ना, जो गोलोक का पास्ट, तो गोलोक का पास्ट जो वो भूल गई है, वैसे ही पर कृष्ण को याद है, पर कृष्ण को हायर पर्पस और बहुत कुछ और करना है करके कृष्ण उसको अवेकन भी नहीं कर सकता। राधा कृष्ण में भी आप देखना कि राधा को वो अवेकन नहीं करता बहुत जल्दी अबाउट द फैक्ट दैट वो लोग दोनों वो लोग भी ट्विन फ्लेम्स हैं, तो वो लोग ट्विन फ्लेम्स हैं गोलोक में, वो हायर डायमेंशन के में मिले हुए हैं, वो उसको अवेकन नहीं कर सकता। और यही बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स का ये एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। वो राधा कृष्ण ने बहुत ज़्यादा, उनको कर्स मिला था करके बहुत ज़्यादा साल उनको अलग रहना पड़ा,
वेरएज़ दूसरे ट्विन फ्लेम्स को अभी कितने साल भगवान अलग रखेंगे वो डिपेंड करता है वो ट्विन फ्लेम के हायर पर्पस के ऊपर, और किस जन्म में आपको सेपरेटेड रहना है वो भी ट्विन फ्लेम पर्पस के ऊपर रहेगा। तो जब फॉल्स ट्विन के साथ ऐसा हुआ कि फॉल्स ट्विन के साथ भी आप अगर अवेकन नहीं भी हो कि आप ट्विन फ्लेम हो किसी का, आपका हायर सोल को पता है, आपके हायर सोल जो होता है जो ऊपर से आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो सोल सेल्फ आपको ऑब्जर्व करके उसको पता है कि आप ये पर्सन के साथ इस ज़िंदगी में आपको पार्टनरशिप नहीं करनी। तो भगवान को जब पता होता है, भगवान को भी पता होता है कि आपको इस पर्सन के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी है। ऑलरेडी एक लाइफ टाइम में आप पति पत्नी थे, 10-20 साल 30 साल आप थे और आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, ख़राब था, टूट गया, चीटिंग हुआ, ऐसे सब हुआ। तो इस रिलेशनशिप में वही सेम चीज़ जो पहले वाले रिलेशनशिप में 30 साल तक चला होगा या 20 साल तक चला होगा, वो इस रिलेशनशिप में अभी 3-4 साल ही चलेगा। तो वही हुआ हमारे साथ कि टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हम लोग एक साथ थे, बोल सकते हैं अराउंड 2 to 3 ईयर्स, बट गैप दे दे के हम एक साथ थे करके थोड़ा स्पैन ऑफ ईयर्स वॉज लॉन्गर दैन 2-3 ईयर्स। बट टोटल नंबर ऑफ 2-3 ईयर्स भी मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ क्योंकि हम उतना भी मिलते ही नहीं थे, मिल ही नहीं पाते थे। तो एसेंशली हमारी मैरिज अगर हुई होगी पास्ट लाइफ में, उसमें जितना झगड़ा वगड़ा सेपरेशन हुआ होगा उसी चीज़ को रैपिड फायर राउंड एक हो गया इस जन्म में। क्यों वो रैपिड फायर राउंड हो गया? एक तो धक्का देने के लिए एक दूसरे को, एक तो दोनों के लाइफ में कुछ सीड्स प्लांट करने के लिए। अब उसके लाइफ में मैंने जो सीड्स प्लांट किए शायद उसको अभी 10-20 साल बाद रेजोनेट होगा, वेरएज़ मेरे लिए वो इमीडिएटली रेजोनेट कर गया कि मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए कि जो सिर्फ मुझे सेक्सुअली इंटरेस्टेड रहे मेरे पे, मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए जिसको शादी के बारे में प्री मैरिटल सेक्स चाहिए, मुझे नहीं चाहिए था। और वो मुझे मेरे बहुत सेक्सुअल बाउंड्रीज़ को ब्रीच करता था और मुझे वो अच्छा नहीं लगता था कि वो ऐसे क्यों कर रहा है, और मुझे बहुत ना विक्टिमाइज जैसा फील, अब्यूज़ लगता था उसके साथ रह के। और इसीलिए फिर इवेंचुअली वो वर्क ही नहीं करता था, मुझे अब्यूज़ तो बहुत लगता था उसके साथ, इसलिए मैं ब्रेक ऑफ करके, और हम अलग ही घर में रहते थे, तो मैं अपने घर में हमेशा रहती थी। कभी कभार एक साल में एक बार उसके घर बर्थडे सेलिब्रेट करने या मूवी देखने, या वो बोलता था कि हम प्लेटोनिक फ्रेंड्स रहेंगे, मूवी देखेंगे और फिर दैट्स इट, एंड जस्ट कंपनी के लिए यू कम। मैं आती तो थी ये सोच के कि कंपनी के लिए मैं आऊँगी, पर वो इंग्लिश में एक सेइंग होती है कि बूटी कॉल, वैसा टाइप उसका इंटेंट बूटी कॉल जैसा होता था। ओनली डिफरेंस बिटवीन अ बूटी कॉल और मेरा रिलेशनशिप उसके साथ ये था कि आई डिडंट यूज टू सेक्सुअल रिलेशनशिप में रखना नहीं चाहती थी, फिर भी थोड़ा सा फर्स्ट सेकेंड बेस थर्ड बेस वो चला जाता था। तो और जिससे मैं फिर अनॉयड हो जाती थी कि वो पुश करता रहता था हमेशा बाउंड्री कि इट बिकम्स अ बूटी कॉल, पर मैं वो करने नहीं देती थी क्योंकि सेम थिंग कि पहले लाइफ का मेरे पास एक हायर पर्पस शायद था, मेरे हायर सेल्फ ने मुझे स्टॉप किया। दूसरे और भी कारण थे कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ शायद, इसलिए भी मुझे स्टॉप किया, मुझे नहीं चाहिए था प्री मैरिटल सेक्स, वो मेरा कॉन्शियस चॉइस था। तो ये सब की वजह से फिर हम हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में ही रहते थे, और ये सेक्सुअलिटी रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट मुझे नहीं चाहिए था, और विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इस सेंचुरी के ट्विन फ्लेम्स एंड इस सेंचुरी के हायर लेवल लव का जर्नी, कि आपका रिलेशनशिप सिर्फ सेक्स बेस्ड नहीं होना चाहिए। दो हमारी इंग्लिश मूवीज़, हिंदी मूवीज़, बहुत सारे सीरियल्स, आजकल की मॉडर्न सीरियल्स ऐसे दिखाते हैं कि एज ए सेक्सी रिलेशनशिप का मेन गोल है। रियल लाइफ में अगर आपको हाई लेवल हाई क्वालिटी का रिलेशनशिप चाहिए, सेक्स इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ योर रिलेशनशिप, सेक्स इज़ नॉट द मेन कोर्स ऑफ द रिलेशनशिप। जो लोगों को तब समझ में आएगा जब आप अवेकन होगे, जब आप कॉन्शियस बनोगे, तब आपको समझ में आएगा कि सेक्स और सेक्सुअल अट्रैक्शन तो पार्ट और वो एक भगवान का माया है, वो एक्चुअली रियल पर्पस नहीं है। वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो बिकॉज वो एक बॉडीली नीड तो है, पर अगर आपने वो राइट पार्टनर के साथ एक्सप्लोर नहीं किया सेक्स को, सेक्स इज सपोज टू बी अ सेक्रेड एक्ट, सेक्रेड सेक्सुअलिटी करके भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप वो सेक्रेड सेक्सुअलिटी के टॉपिक्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वो सेक्रेड सेक्सुअलिटी का एस्पेक्ट ये है कि आपको सेक्रेडनेस मेंटेन करना है आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ। पर अगर मुझे सेक्रेड सेक्सुअलिटी चाहिए और मेरे पार्टनर को सेक्रेड सेक्सुअलिटी नहीं चाहिए, तो वो डिसरिस्पेक्टफुल सेक्स की तरफ ही लेके जाता है आपको, और या डिसरिस्पेक्टफुल सेक्स
सेक्सुअल बाउंड्री ब्रीचिंग एक्सपीरियंसेस पे लेके जाएगा, या जो भी है मतलब जितना उन्होंने आपको सेक्सुअली वायलेट किया आपके बाउंड्रीज़ को, उतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग कार्मा उन्होंने सेक्सुअल एनर्जी के थ्रू आपके साथ क्रिएट किया है, या आपने क्रिएट किया किसी के साथ, अगर आपने ज़्यादा सेक्सुअल चीज़ों को लाया आपके रिलेशनशिप में, ऐसे सेक्सुअल चीज़ों को जो सीक्रेट सेक्सुअलिटी से टाइड नहीं है। तो इसीलिए वो रिलेशनशिप इतना डिस्टॉर्टेड था एंड टूट गया मेरा। फिर मैं अभी ये तो होगा मेरा पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट मेरा हुआ, ऐसा इसका रिपीट मुझे बाद में भी एक बार हुआ एक और पर्सन के साथ, जिसके साथ मेरी शादी हुई, और शादी होके भी वो रिलेशनशिप में दोनों की तरफ से बाधाएं आ गई कि सेक्स को लेके। तो एक तो कुछ पूजा का टाइम पीरियड था बीच में, वो श्रावण मास होते हैं ना, श्रावण मास मंथ में कोई हिंदूज़ मीट नहीं खाते, ऐसे रिलीजियस बहुत हो जाते हैं, एब्सटेन करते हैं। तो एक एब्सटेनिंग वाला फेज़ आ गया। फिर हम लोग 2 अलग अलग स्टेट्स में रहते थे, इसलिए भी बहुत गैप था हमारे मिलने में। फाइनली जब हम एक बार 2 बार मिले भी, उस वक्त मैं रेडी नहीं थी सेक्स के लिए, तो मैंने शादी की फिर भी मैंने सेक्स नहीं किया, ऐसा वाला शादी भी मेरा हुआ। तो वो भी जो होता है एक पार्ट ऑफ ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस होता है कि अगर आप ट्विन फ्लेम हो ना कोई वे से भगवान आपको, अगर आप बहुत स्ट्रांगली सेक्रेट सेक्सुअलिटी को रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे वर्क करने वाले हो आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में, और आप भगवान के साथ कनेक्टेड हो कि कुछ भी हो जाए मैं प्री मैरिटल सेक्स नहीं करना चाहता या चाहती, या कुछ भी हो जाए मुझे वर्जिन रहना है अंटिल आई मीट द राइट पार्टनर, अगर आपका इतना स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी ऑफ इंटेंशन है और वो सोल इंटेंशन लेके आप आए हो, आप देखना आपका पार्टनर्स के साथ सेक्स होगा ही नहीं, या हुआ भी तो बहुत कम। अगर नॉर्मल अगर मॉडर्न लाइफ में लड़कियां अगर 2-3 पार्टनर्स को डेट करने के बाद शादी करती हैं, आजकल कोई मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोग उतने लोगों को तो डेट कर ही लेती हैं, तो देखना कि आपको ब्लॉक आ जाएगा कि कोई कुछ ना कुछ कारण से आप कर ही नहीं पाओगे। और मेरे साथ ये कॉन्शियस लाइफ में ये हुआ है कि फ़र्स्ट बॉयफ्रेंड के साथ मैं ना बोलती थी, मुझे प्री मैरिटल सेक्स बिल्कुल नहीं करना था। फिर बिफ़ोर द मैरिज मेरा एक और बॉयफ्रेंड था, वो वाले बॉयफ्रेंड के साथ क्या हुआ, तब मैं 30s में थी। तो मैं 30s में जब पहुंच गई ना, तब मैंने सोचा कि इतना क्यों प्री मैरिटल सेक्स को लेके मैं हंग अप हो रही हूँ। मैं तो 20s में ऐसे थी क्योंकि मैं तो कंजर्वेटिव फैमिली से आती थी। इंडिया में मेरी फैमिली बहुत मेरे ऊपर एक्सपेक्टेशंस होंगे कि ऐसे मैंने सेक्स कर लिया या ऐसा कुछ हो गया कि प्रेग्नेंट हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ये सब सोच के ही मैंने एब्सटेन किया था, राइट। एंड देन 30s में आके मगर मैंने सोचा मैं तो अभी अमेरिका में रह रही हूँ, इतने साल रह रही हूँ, और मैं अमेरिका में इतने साल रह रही हूँ करके अगर मैं, और मेरे बीच में एक फैमिली टाई के थ्रू एक रिलेशनशिप आई थी जो मतलब अरेंज मैरिज का रिलेशनशिप था, और वो लड़का मुझे बैठ के टेस्ट कर रहा था कि उसको मैंने बताया था कि मेरा एक एक्स पार्टनर था, तो वो ना देखना चाहता था कि मैं सोती हूँ कि नहीं लोगों के साथ, वो मेरे साथ सोना चाह रहा था, ऐसे सब बहुत वियर्ड चीज़ें उसने की थी जिससे वो मुझे टेस्ट करके देखना चाह रहा है ये लड़की इज शी अ वर्जिन, उसने सोया है कि नहीं किसी और के साथ, उसने क्या किया है पास्ट रिलेशनशिप में, मुझे टेस्ट करना है इसको। तो वो इतना माइंड गेम्स खेल रहा था, इतना मुझे टेस्ट कर रहा था ना, तो मैं बहुत इरिटेट हो गई थी उस लड़के के साथ। फिर उसके साथ भी बहुत कुछ मिसमैच हो गया था करके, अगर वाइल इंडिया में मैं एकदम ट्रेडिशनल जो बहुएं होती है, मतलब शादी अरेंज मैरिज में जैसे होता है, आप मम्मी को देखते हो, मम्मी देखने आती है, आपको देख के चुनती है, वैसा टाइप हुआ। वो लड़का तभी आया भी नहीं, उसने सिर्फ फ़ोटो देखा था, उसकी मम्मी आके चुनी मुझे। फिर उसके बाद वो लड़का मुझे मिला यूएस में, क्योंकि वो भी यूएस में दूसरे स्टेट में रहता था। तो हम 2-3 बार मिले, पर 3 बार में ही पता चल गया कि ये वर्कआउट नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत ही वियर्ड था। मुझे थर्ड उसमें ऐसा, और मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हमेशा फायरी एक्सपीरियंसेस आए हैं थिंग्स को ब्रेक करने के लिए। तो उसमें भी ऐसा आ गया कि मैं बहुत फायरी इम्पल्सिव वाली पर्सन थी, और हूँ भी, तो मैंने ऐसे ही कुछ फायरी नेचर दिखा दिया, तो ऑब्वियसली उसको लगा ये बहुत टैंट्रम कर रही है या बहुत नकचड़ी, कुछ भी लगा होगा, आई हैव नो आइडिया क्या क्या लगा। पर उसको एक तो समझ में आया कि मैं अभी भी थोड़ा सा इमोशनली टाइड हूँ मेरे फर्स्ट बॉयफ्रेंड के साथ, विच वॉज ट्रू, मैं टाइड थी इमोशनली उसके साथ।
सेकेंडली उसको ये भी लगा कुछ भी जो भी है उसने ब्रेक ऑफ कर दिया, और मैंने भी खुशी खुशी ब्रेक ऑफ ले लिया, क्योंकि मुझे उसका बिहेवियर बहुत वियर्ड लग रहा था। कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीकिंग पर्सन हूँ। मैंने बिगनिंग ऑफ द वीडियो में बोला कि मेरी फैमिली में स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हम कर नहीं सकते। तो इसीलिए जब अगर आपकी फैमिली ऐसी है, मैंने बोला ये भी कि वो भी एक हायर पर्पस का पार्ट होता है। क्योंकि अगर आपकी फैमिली अगर अच्छे से क्रिस्टल क्लियर बातें नहीं करती, दे आर नॉट गुड विद क्लियर कम्युनिकेशन, ऑथेंटिक कम्युनिकेशन, बहुत हाइड करते हैं चीज़ें आपके साथ, ऐसी वाली फैमिली है, या थोड़ा मैनिपुलेशन भी चल रहा होता है जो आपको नहीं समझ में आ रहा, अगर आप ऐसे सर्कमस्टेंसेस में रह रहे हो, जी रहे हो बहुत सालों तक, तो क्या होगा, आपका पर्सनैलिटी नेचुरली ग्रेविटेट करेगा कि आपको वो ऑपोजिट ऑफ उसका एक्सपीरियंस चाहिए। और आप आए ही हो ऐसे डिफ़िकल्ट फैमिली के साथ रहने के लिए जो लोग आपके कोर नेचर से अलाइन ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको उसके ऑपोजिट एक्सपीरियंस एक्चुअली रियल लाइफ में चाहिए इन कोर पार्टनरशिप्स। और क्योंकि ट्विन फ्लेम्स को बहुत सारा गॉड का काम करना है, तो गॉड के काम करने के लिए आपको बहुत ऑथेंटिक रहना पड़ेगा टू डू वर्क फॉर गॉड, ठीक है। तो अगर आप वो ऑथेंटिसिटी तभी लाओगे जब इनऑथेंटिक पीपल को आप ज़्यादा देखोगे या उनके साथ ज़्यादा इंटरैक्ट करोगे, या जो मैनिपुलेट करते हैं, गैसलाइट करते हैं, छुपाते हैं चीज़ें, ऐसे लोगों के साथ अगर आप ज़्यादा इंटरैक्ट करोगे, तो आपको समझ में आएगा ना कि प्रॉब्लम जोन क्या है, कि क्यों ऑथेंटिक लाइफ चाहिए, क्यों क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए, क्यों अच्छा राइट बैलेंस्ड कम्युनिकेशन चाहिए बिटवीन फैमिली मेम्बर्स या पार्टनर्स। तो ये चीज़ों को मैं वैल्यू करती हूँ। और वही उस वक्त वो जो सेकंड लड़का आया था, जो शादी के थ्रू आया था, मतलब अरेंज मैरिज सिस्टम के थ्रू आया था, वो लड़का ऑथेंटिक नहीं था। वो ऑथेंटिकली मुझे पूछ सकता था, डिड यू स्लीप? मैं ठीक है, मैं बोलती कि आई डिडंट स्लीप, बट या मैं डिटेल्स भी दे देती, जैसे इस वीडियो में मैंने दे दिया ऑथेंटिकली डिटेल्स कि सेकेंड थर्ड बेस आगे गए थे हम लोग, पर एक्चुअल सेक्स नहीं किया है। तो ये सब मैं डिटेल्स किसी को भी दे सकती थी अगर उसने मुझे जस्ट पूछा होता, पर वो पूछना भी तो लड़के को चाहिए, राइट। मैं और उतना ऑथेंटिकली अगर मैंने बोल दिया है कि मेरा पास्ट रिलेशनशिप है, अगर मुझे छुपाना ही होता तो मैं तो चुप ही रहती ना, मैं बताती ही नहीं कि मेरा कोई रिलेशनशिप था पास्ट में, राइट। सो ये चीज़ जो है, बहुत सारे लड़के लड़कियां जब अभी इस एज में, इस ज़माने में पार्टनर्स को ढूंढ रही होती है, ये सब कॉन्फ्लिक्ट सबको आएगा। सबको एक अच्छा पोटेंशियल ऑफ लव चाहिए। ये सेंचुरी है कि आपको राइट बैलेंस, अगर आपके लाइफ में आपको बैलेंस लाना है, गॉड का वर्क करना है, इस सेंचुरी रिलेटेड कुछ वर्क करना है, तो इम्पॉर्टेंट है कि आपके लाइफ में अच्छा करेक्ट पार्टनरशिप हो। तो इसलिए आपको ऑथेंटिक कम्युनिकेशन ज़्यादा ज़रूरी है, क्लियर कम्युनिकेशन, क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूरी है। और जो लोग ऐसे माइंड गेम्स खेलते हैं, ये सेकंड लड़का भी माइंड गेम्स बहुत खेलता था, फर्स्ट फॉल्स ट्विन फ्लेम भी बहुत माइंड गेम्स खेलता था। तो ये दोनों के जो माइंड गेम्स हैं ना, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि अगेन मुझे क्लैरिटी अच्छी लगती है, मुझे माइंड गेम्स पसंद नहीं है। कोई भी मेरे माइंड को ऐसे ट्विस्ट कर दे, मैनिपुलेट कर दे, तो फिर मैं क्लियरली यूनिडायरेक्शनली वो पथ में नहीं जा सकती जिस पथ में भगवान मुझे लेके जाना चाहता है। ये सब अब मुझे समझ में आ रहा है। उस वक्त मुझे सिर्फ इतना समझ में आता था कि मुझे मैनिपुलेशंस अच्छे नहीं लगते लोगों के, और मुझे टेस्ट अच्छे नहीं लगते, ऐसे टेस्ट जिसमें लोग मैनिपुलेटिवली मुझे टेस्ट करें। डायरेक्टली आपने मुझे टेस्ट कर दिया, क्वेश्चन कर दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं उसको इंसल्ट नहीं मानती अगर, और उस वे में मैं दूसरी लड़कियों से अलग हूँ। कोई लड़कियों को ऐसे इनडायरेक्ट वेज ही अच्छे लगते हैं, पर मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मुझे इनडायरेक्ट वेज नहीं अच्छा लगता। कोई मुझे डायरेक्टली पूछ ले, डायरेक्टली मैं आंसर कर दूँगी। तो और वो लोग मैनिपुलेटर्स हैं करके ऐसा है कि उनके साथ मैनिपुलेशन भगवान इवेंचुअली कर ही दिए कुछ अलग वे में, क्योंकि आप जो हो वो ही आप अट्रैक्ट करोगे, और आप जो नहीं हो उसको भी आप अट्रैक्ट करोगे। पर जब आपने अट्रैक्ट किया उसको, जो आप नहीं हो उसको आप रिपेल भी करोगे, और आपका एक पर्पस होता है एज अ ट्विन फ्लेम रिजेक्ट करना भी उसको, कि अगर आपको क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी, ऑथेंटिक रिलेशनशिप, डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप चाहिए, उसका जब ऑपोजिट एक्सपीरियंस हमेशा आता रहेगा आपके लाइफ में, वो आपके टेस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं, आपको रिजेक्ट करने हैं वो रिलेशनशिप्स को। क्योंकि मैंने अभी ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे एक कनेक्शन टेल्स करके एक इंस्टाग्राम पेज है, पीपल ऑफ इंडिया करके पेजेस हैं, ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे, ह्यूमंस ऑफ ऐसे करके बहुत सारे पेजेस हैं अराउंड द ग्लोब। ऐसे सब जो फेसबुक पेज, सोशल मीडिया पेजेस या यूट्यूब पेजेस हैं, उसमें
सब में लोग ऐसे रिलेशनशिप्स के बारे में हमेशा लिखते हैं जिसमें उनका एक पर्टिकुलर मोटिवेशन होता है। किसी को वर्जिन वाइफ चाहिए, किसी को वर्जिनिटी या ऐसे सब पे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो उसमें मैं उन लोगों को कभी कभी आंसर्स भी दे देती हूँ, और इसमें भी, इस वीडियो में भी ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप वर्जिन हो और आपको वर्जिन वाइफ चाहिए तो डेफिनेटली कीप परस्यूइंग दैट। पर सिर्फ आप वर्जिनिटी पे हंग अप हो जाओगे क्योंकि वो एक एंशिएंट पैराडाइम है और इस सेंचुरी में शायद आपको वो मिले, शायद आपको ना मिले, तो तब क्या होगा, वर्जिनिटी से ज़्यादा आपको क्या देखना चाहिए, क्लीन एनर्जी और सेलिबेसी देखनी चाहिए, और आपको खुद को भी वो रखना है क्योंकि सिर्फ वर्जिनिटी इस सेंचुरी का पैराडाइम नहीं है। तो आप देखोगे अभी बहुत सारी लड़कियां जो अवेकन हो रही हैं वो लोग अभी सेलिब्रेट हो गए कि पहले उन लोग ने शायद लोगों के साथ स्लीप किया होगा, बट बाद में उन लोग ने स्लीप करना छोड़ दिया है और 10-20 सालों से उन लोग अभी सेलिब्रेट है, क्योंकि क्लीन एनर्जी लाना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लाइफ में। प्रेजेंट में क्लीन रहना ज़रूरी है दैन सिंपली द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्जिनिटी। ऑफ कोर्स अगर आप वर्जिन रह पाए तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप नहीं रह पाए हो कोई रीज़न से, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां प्रेशराइज्ड हो जाती है बॉयफ्रेंड की। जैसे मेरे जो फर्स्ट लड़का है वो अगर कोई भी दिन मैंने अगर हाँ बोल दिया रहता कि लेट्स हैव सेक्स, उसने बोला और मैंने हाँ कर दिया, वो इमीडिएटली ही वुड हैव फोर्स मी टू हैव सेक्स। अब मैं यूटा में यूएस में रहती थी, वहाँ के लॉ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है करके वो ज़्यादा कॉशियस था। पर अगर वो लड़का ऐसा था कि वो अगर कोई भी और लड़की को मिलता और ऐसे देश में मिलता या ऐसी लड़की से मिलता जो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाती उसके, और उसका बहुत सेक्सुअल हाई पावर था, तो उसके सेक्सुअल पावर से कोई भी लड़की इन्फ्लुएंस हो जाती, मैग्नेटाइज हो जाती, तो वो इजीली उसको, और उसने किया भी, मेरे को छोड़ने के बाद उसने 2-3 और लड़कियों को डेट किया, फिर किसी से शादी की, और सबको उसने वो माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन, सेक्सुअली उसका क्लीन एनर्जी वो रख नहीं पा रहा था। तो ये मेरा फॉल्स ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस है। हर एक इंसान का ऐसा फॉल्स ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और ऐसे ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंसेस, ट्विन फ्लेम्स का या जो भी हायर लेवल लव की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, उन सब के पाथ में ये ऐसा ऑब्स्टिकल आता ही है फॉर डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप, जिसमें लड़के आपको फोर्स कर सकते हैं सेक्स के लिए, लड़के आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं सेक्स के लिए, लड़के आपको हिप्नोटाइज या ड्रग तक कर सकते हैं सेक्स के लिए। और हिप्नोसिस एंड ड्रगिंग रिलेटेड चीज़ शायद मेरे पास्ट में हुआ है, क्योंकि ऐसा भी हुआ, मेरे पास एक फेज़ है मेरा जिसमें मैं प्रेग्नेंट थी। अब वो सेक्स की वजह से हुई या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की वजह से हुई, बोथ ऑफ दीज थिंग्स कैन हैपन किसी के साथ। अगर किसी ने आपको ड्रग कर दिया, ड्रग करने के बाद कोई भी आपको प्रेग्नेंट कर सकता है, अगर आपको इस वे में ड्रग किया है कि आपका मेमोरी लॉस हो जाए, या आपका मेमोरी लॉस, या आपको हिप्नोसिस करके आपको भुला दिया है कि आपके साथ किसी ने स्लीप किया है, या आपको अगर दे केप्ट द ये बाउंड्री की हाँ ठीक है, यू सेड यू डोंट वांट टू स्लीप विथ मी, मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा, पर तुमने ये रीज़न दिया कि तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं होना है, आई एम गोइंग टू टेस्ट यू फॉर दैट करके किसी ने अगर कुछ मैलिशियस इंटेंट से आपके अंदर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का कुछ कर दिया, तो आप तो सो रहे थे। जैसे ये जिजेल पेलिकॉट है फ्रांस में, जिसके केस में हुआ है कि 10 साल तक उसका हस्बैंड उसको ड्रग कर रहा था और फिर दूसरे आदमियों को घर में लाके उसके साथ सेक्स करा रहा था। उसको तो पता ही नहीं था 10 साल तक ऐसा उसके साथ चल रहा था। क्यों? क्योंकि वो हेविली ड्रग थी। तो जो जिजेल पेलिकॉट के साथ 10 साल हो सकता है, वो किसी भी लड़की के साथ एक दिन में भी हो सकता है। तो यही सब चीज़ें मेरे साथ शायद हुई है, और मेरे साथ क्योंकि प्रॉब्लम ये है, और वो प्रेगनेंसी भी मेरे साथ हुई है, जो प्रेगनेंसी मुझे पता ही नहीं थी कि मैं प्रेग्नेंट थी। पर अभी जब मैं रिफ़्लेक्ट करती हूँ अपने पास्ट में, अपने बॉडी के ऊपर, तब मुझे लगता है हाँ हो सकता है कि मैं शायद प्रेग्नेंट थी। क्योंकि मेरे कुछ फेजेस ऐसे थे लाइफ में जब मैं बहुत बिजी रहती थी वर्क में, तो अगर ऐसे मेरा पीरियड छूट गया उस वक्त, तो मैंने इतना नोटिस नहीं किया कि मैं तो किसी के साथ स्लीप अराउंड नहीं कर रही, मैं किसी को डेट भी नहीं कर रही। ऐसे मेरे बहुत सारे महीनों या साल फेजेस थे। तो जब 1 साल 2 साल मैं किसी को डेट नहीं करी, किसी के साथ कुछ सेक्सुअल कांटेक्ट में नहीं हूँ, कुछ सेक्सुअल किया ही नहीं, कोई है ही नहीं मेरे लाइफ में, मैं सिंगल लाइफ लीड कर रही हूँ, तो ऐसे टाइम पॉइंट में थोड़ी ना ध्यान आएगा कि अगर पीरियड मिस भी हो गया, आप सोचोगे कि ऐसे ही मिस हो गया है, ऐसा हो सकता है। कोई लड़कियाँ ऐसे भी है जो पीरियड्स उनको ना कंटिन्यूसली होता रहता है, 5, 6, 7, 8 पूरा प्रेगनेंसी के वक्त आपको पीरियड्स हो सकता है। आई सॉ अ लेडी, अमेरिका की थी आई थिंक वो लेडी, शी वॉज अ एल्डरली लेडी, लाइक अ 50-60 ईयर, उनका ग्रे हेयर था।
तो शी वॉज पॉसिबली 60+ एज की लेडी, और वो बोलती है कि उन्होंने बच्चों को पैदा किया है पहले, पर उनका जो लास्ट प्रेगनेंसी था उस वक्त उनके लास्ट प्रेगनेंसी में उनको पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है, और उनको पीरियड्स हो रहे थे फिर भी, और पर उनको ऐसे बहुत कुछ सिवियर स्टमक एरिया में पेन आ रहा था, और भी कुछ कुछ सिम्टम्स आ रहे थे, जिसकी वजह से वो डॉक्टर के पास गई, और ऐसे पेन्स आ रहे थे कि उसको लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है, पर डॉक्टर ने इग्नोर कर दिया ये सोच के कि उसका एज बहुत हाई है और उसको तो पीरियड्स हो रहे हैं, तो पीरियड्स हो रहे हैं मतलब उसका एज हाई भी था, पीरियड्स भी था करके ये सोच लिया कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। एंड देन लकीली उसका ऐसे हुआ कि जब उसको वापस घर में सेकेंड थर्ड टाइम वो पेन वापस आ रहा था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और उनको जब पेन आ रहा था उन्होंने उनके डैड को कॉल किया जो डॉक्टर और गायनोकोलॉजिस्ट थे। तो तब डैड ने उसको कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुमको वापस डॉक्टर के पास जाके चेक कराना चाहिए, और उन्होंने चेक किया तो ये पता चला कि उनको प्रेगनेंसी थी, उनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, इसलिए वो पीरियड्स कंटिन्यूसली उनका हो रहा था, और अगर वो डॉक्टर के पास उसके डैड के सजेशन की वजह से नहीं गई होती तो उनका डेथ भी हो सकता था, क्योंकि वो फीटस कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स को कुछ ब्लॉक कर रहा था, कुछ तो कर रहा था जिससे उनको डेथ की चांसेस थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको प्रेगनेंसी हुई हो सकती है, उनको पता नहीं है कि वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है। और आप देखोगे कि गर्ल्स की भी बहुत सारी स्टोरीज़ होती है कि टीन गर्ल सडनली बर्थ किए हैं और उनको पता ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है, और बहुत सारे लोग वो वाली लड़कियों को विश्वास नहीं करते ये सोच के कि आपको कैसे नहीं पता आप प्रेग्नेंट हो, आपने सेक्स नहीं किया है, पर मैंने तो नहीं किया था, पर फिर भी मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। क्यों? अगर किसी ने मुझे ड्रग किया है तो तब तो मैंने सेक्स किया है कि नहीं किया वही मुझे याद नहीं है, राइट। और उस वक्त अगर किसी ने सेक्स करके या इन विट्रो करके कुछ डाल दिया है, दोनों वे से आप किसी भी लड़की को प्रेग्नेंट कर सकते हो जस्ट फॉर एनी टॉक्सिक रीज़न। तो आप वो लड़की को आपको ट्रस्ट करना है कि नहीं करना, और आपने अगर मन में ठान के रखा है, आपको भगवान ने बोला है कि वर्जिन लड़की से ही आपकी शादी करनी है, ये लड़की वर्जिन है कि नहीं आपके कंपैरिजन में। अगर किसी ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करके प्रेग्नेंट किया है, उसने तो सेक्स किसी के साथ नहीं किया है, तो वो तो वर्जिन है टेक्निकली, बस इतना कि उसने बर्थ दे दिया है पहले बिफोर हैविंग सेक्स। ऐसा हो सकता है कोई लड़की के साथ ऐसा हो सकता है कि उनके साथ रेप हुआ था और ड्रग्ड रेप हुआ था, इसलिए उनको कुछ याद ही नहीं है, जिसेल पेलिकॉट को जैसे उसका रेप याद ही नहीं है। कोई का ऐसे हो सकता है कि किसी ने ऐसे मेलिशियसली कुछ किया है उनके साथ, जो अगेन ड्रग्ड हालत में किया है बहुत सालों तक, जैसे जिसेल पेलिकॉट के हस्बैंड ने किया, इसलिए आपका पूरा एक प्रेगनेंसी का फेज़ चला हो सकता है, आपको समझा ही नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये सब भी पार्ट है ट्विन फ्लेम जर्नी का। क्योंकि जब आप ट्विन फ्लेम हो या आपको हायर लेवल लव चाहिए, कभी कभी आपको सोसाइटल बैरियर्स, सोसाइटल नॉर्म्स, खुद के परसेप्शंस एंड बिलीव्स रिलेटेड टू सेक्स या सेक्स रिलेटेड या हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप रिलेटेड जो बैरियर्स होंगे, बाउंड्रीज होंगे, कुछ आपको तोड़ने पड़ेंगे। तो कोई ट्विन फ्लेम्स का ये बाउंड्री हो सकता है कि आपको वर्जिन पर्सन चाहिए था, तो आपका ट्विन फ्लेम वर्जिन टेक्निकली है, या अगर उसका रेप हुआ है उसको भी भगवान के आइज़ में भगवान उसको टेक्निकली वर्जिन ही समझेगा, क्योंकि उसने तो कॉन्शियसली सेक्स करना नहीं चाहा, उसका मन में कोई इंटेंट नहीं था कि मैं किसी लड़के को साथ जाके सेक्स करूँगी, उसको वो इंटेंशन नहीं था, पर फिर भी किसी ने उसके साथ ज़बरदस्ती कर दी थी, तो इसलिए टेक्निकली वो है वर्जिन। अभी वो टेक्निकलिटी आपको समझना है, अगर वो आपकी ट्विन फ्लेम है तो आपको वो सब डीपली समझना पड़ेगा। ये सब रिलेटेड आपने इनर वर्क किया या समझे, ये कॉन्सेप्ट्स को आपने भी समझा, वो लड़की ने भी समझा, क्योंकि सोसाइटल से शेम भी होता है ये सब टॉपिक्स को लेके, सोसाइटल डिस्कम्फर्ट भी होता है, सोसाइटल एक्सेप्टेंस भी नहीं होता। तो ये सब जब होता है, जो आपने अगर सत्य प्रेम की कथा देखी है मूवी कियारा अडवाणी की, और उस वाली मूवी में आप देखना, उसमें भी यही टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कस किया है उन्होंने, अच्छे से डीपली नहीं डिस्कस किया, क्योंकि आई फील जिसने ये स्टोरी लिखी है उसको डीपली ये सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में उसे किसी और की स्टोरी अप्रोप्रिएट करके शायद लिखी है, क्योंकि जितना उन्होंने दिखाया या हाफ स्टोरी वैसे लिखी है, क्योंकि जो रियल पेन होता है ना एक वुमेन का, जब आपको किसी ने अब्यूज़ किया है या मिसयूज़ किया है या रेप किया है, वो हाफ पेन उन्होंने दिखाया था, बट ट्रॉमा जो होता है ना, कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म ट्रॉमा जो होता है, वो उन्होंने कम्प्लीटली दिखाया नहीं है, या वो पूरी मूवी में दिखा नहीं पाए।
तो ये जो है ये बहुत ट्रॉमा होता है। मैं वो मूवी देख के इतनी रोई थी क्योंकि एक तो मेरे पास के कुछ मेमोरीज़ चले गए हैं, और दूसरा फिर बहुत सारी चीज़ें, उसको जो फ़ील हुआ था वो मुझे सिर्फ किसी ने मुझे सेक्सुअली एंटर भी नहीं किया, फिर भी मुझे वो ट्रॉमा, वैसा वाला लेवल का ट्रॉमा आया है कुछ किसी लड़कों से, क्योंकि वो इतने क्रूएली अब्यूज़ करते हैं वुमेन को, इतने क्रूएली या अनसेक्रेड वे से वुमेन को टच करते हैं, वुमेन को ऐसे प्रॉपर्टी या ऐसे रोबोट की तरह समझते हैं कि जब लड़के ऐसे वुमेन को टच करते हैं तो वो रेप जैसा ही हो जाता है, वो असॉल्ट होता है एक तरह का। अगर किसी ने आपका सेक्सुअल बाउंड्री ब्रीच किया है या किसी ने आपको जिस वे में आपको टच अच्छा लगता है, गुड टच, लोग यूजुअली गुड टच बैड टच इसको कंसिडर करते हैं कि कोई चाइल्ड है, चाइल्ड को इनअप्रोप्रिएटली टच किया तो वो बैड टच है। बट टेक्निकली बैड टच ये भी है अगर आप और आपका पार्टनर राइट वेवलेंथ में नहीं है अबाउट सेक्स, वो भी एक्चुअली एक डिसरिस्पेक्ट ऑफ सेक्स होता है, जिस पे लोग ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट नहीं करते। पर जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको ये कॉन्टेम्पलेट करना ही पड़ेगा। आपके ट्विन फ्लेम या जिस पार्टनर के साथ आप करेंटली मैरिड हो उसके साथ भी ये आपको करना पड़ेगा। तो बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो आई सेड ना कि मैंने बहुत सारे कपल्स आजकल देखे हैं जो शायद ट्विन फ्लेम्स नहीं हैं पर अपने सोलमेट्स के साथ है या कार्मिक पार्टनर्स के साथ है। और हाँ, मेरा जो सेकंड बॉयफ्रेंड था वो मेरा एक कार्मिक या सोलमेट कार्मिक टाइप पर्सन था। तो इसलिए उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ तो मेरा ऐसा हो गया कि उस वक्त मुझे पीरियड के थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे थे करके मैं कुछ मेडिकेशंस ले रही थी, और वो मेडिकेशंस के वजह से मेरा पूरा बॉडी का जो सेक्सुअल डिज़ायर था वो थोड़ा डाउन हो गया था। एंड सेकेंडली फर्स्ट बॉयफ्रेंड जो था वो बहुत सेक्सुअली इंटेंसली, बहुत सेक्सुअली मैग्नेटिक था, तो वो बहुत सेक्सुअली पुल करता था। ये सेकेंड वाला बहुत स्वीट नेचर का था, तो वो सेक्सुअली उतना पुल नहीं करता था, तो उसका नेचर बहुत अच्छा था करके उसके साथ हम लोग रिलेशनशिप में इसलिए थे क्योंकि वो नाइस गाय टाइप था। पर प्रॉब्लम ये भी है कि इवन नाइस गाइज के साथ अगर वो नाइस गाय इज़ अ रॉन्ग गाय फॉर यू, और वाइस वर्सा कि आप एक नाइस गर्ल के साथ हो पर नाइस गर्ल और आपका मिलन नहीं होना है क्योंकि आप दोनों का हायर पर्पस सिर्फ शायद एक दूसरे के शॉर्ट टर्म पार्टनर होने के या 5-10 साल मैरिज में रहने का ही कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट था। अगर ऐसा हो रहा है किसी के मैरिज में तो क्या होगा पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पॉइंट आएगा आपके मैरिज में या आपके रिलेशनशिप में कि आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ डेटिंग या फ्यू इयर्स ऑफ मैरिज आपका ना आपके मतलब अगर हस्बैंड को ये सपोज हस्बैंड इज़ अवेकनिंग फर्स्ट टू बी इन अ ट्विन फ्लेम, तो उसके साथ ऐसा होगा कि वो सडनली ऐसे सोचेगा कि पहले तो मुझे इस वाइफ में इतना इंटरेस्ट रहता था पर अभी मुझे इस पर कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, मुझे सेक्सुअल इंटरेस्ट नहीं हो रहा मेरे वाइफ पे, या मेरा जो डीप लव, या ऐसा भी होगा मैंने कोई आदमियों को ये देखा है कि उनको कोई सेक्सुअल इंटरेस्ट नहीं होगा वाइफ पे, कोई आदमियों को ये देखा है कि मतलब पहले इंटरेस्ट था अभी नहीं है, कुछ साल ऐसे है कि हो नहीं रहा है। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अच्छा ये तो होगा एज रिलेटेड इशू कि टेस्टोस्टेरोन कम हो गया है, आप ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लो और सेक्सुअल इंटरेस्ट वापस आ जाएगा, पर ऐसा नहीं है। और क्योंकि मैं फार्मासिस्ट थी यूएस में, ये सब चीज़ मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल दीज इश्यूज़ पे मैंने वर्क किया है, तो मगर मैं आपको कह रही हूँ एज अ ट्विन फ्लेम कि ये सिर्फ मेडिकल चैलेंज नहीं है, क्योंकि और जब मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया था मेरे वो सोलमेट कारमेट के साथ, मतलब मेरा सेकेंड बॉयफ्रेंड के साथ, वो कितना भी मुझे, और उस वक्त मैं 30s में थी, अर्ली 30s में थी करके मैं सोच रही थी कि प्री मैरिटल सेक्स कर सकते हैं, मैं रेडी हो गई थी प्री मैरिटल सेक्स करने के लिए उस वक्त, क्योंकि मेरा ऐसा हुआ कि वो 2-3 लड़कों ने मुझे बहुत टेस्ट किया, ऐसे वे में टेस्ट किया कि मुझे लगने लग गया कि क्या है ये, मैं अगर वर्जिन भी रही 10 साल 20 साल 30 साल, ये लड़के लोग तो मुझे हमेशा ही सोचेंगे कि यूएस में रही है, बहुत हाई फंडा लड़की होगी और डेफिनेटली इसने ट्रस्ट ही नहीं करते किसी को फेस वैल्यू में, तो इसने तो ज़रूर लोगों के साथ स्लीप अराउंड किया होगा। तो मुझे ऐसे इसलिए 30s में लगने लग गया कि अगर लड़के मुझे वैसे ही जज कर रहे हैं कि अगर आप दो चीज़ हो गया, एक तो खुद का गिल्ट था कि कुछ सेक्सुअल चीज़ें मैंने की थी, ऐसा नहीं कि मैं कंप्लीट नाइव थी अबाउट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रिलेटेड थिंग्स, बट मैंने सेक्स नहीं किया था। सेकेंड थिंग उसका गिल्ट था, एंड सेकेंड थिंग ये कि मैंने तो सेक्स नहीं किया क्योंकि वो मैं एकदम कन्विंस थी कि मुझे नहीं करना,
पर मैं कितना भी लड़कों को बोलूँ कि मैंने नहीं किया है, वो मुझे विश्वास नहीं करेंगे। क्यों नहीं विश्वास करेंगे? अलग अलग रीज़न से विश्वास नहीं करेंगे। और अगर मैंने अभी जो इस वीडियो में बताया, अगर मेरी प्रेगनेंसी भी उस वक्त हो गई थी, तो फिर तो और भी कोई विश्वास नहीं करेगा मुझे। तो ये तो मैं कुछ कर नहीं सकती, राइट? लोगों का विश्वास करना ना करना, उनके मन का शक, उनके मन का भ्रम, उनके मन के इल्यूजन्स, उनके मन का खोट, ये सब ही डिटर्मिन करेगा कि क्या वो मुझे विश्वास करेंगे, क्या वो मुझे विश्वास नहीं करेंगे, किस चीज़ के बारे में। इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। पर यही हो रहा था कि मेजॉरिटी लड़के तो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि ये लड़की अभी यूएस में इतने साल रही है, मतलब शी मस्ट हैव स्लेप्ट विद पीपल, या ये लड़की रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड्स के बारे में बोलती है, मतलब शी मस्ट हैव स्लेप्ट विद पीपल। तो सबको वही इंटरेस्ट होगा कि इसके साथ इसने स्लीप किया है। तो अगर ऐसे ही परसेप्शन मेरे बारे में इमेज बन रहा था, तो मैंने सोचा अगर इमेज ही बन रहा है तो कर ही लेते हैं, क्या है, ऐसा सोचा था मैंने। पर इवन तो मैंने ऐसे सोचा था 30s में, अर्ली 30s में, जब वो करने का टाइम आया, उस वक्त जो बॉयफ्रेंड मुझे मिला, उसके साथ मुझे कोई सेक्सुअल इंटरेस्ट ज़्यादा था नहीं, डीपर, थोड़ा थोड़ा अगेन यू नो फर्स्ट सेकेंड थर्ड बेस अलग अलग हम करते थे, बट हम लोग अगेन वी डिडंट गो इनटू सेक्सुअल इंटरकोर्स, और वो मैं कर ही नहीं पाई। और गॉड एक कंप्लीट ब्लॉक लगा दिया वो रिलेशनशिप में। ऐसा ब्लॉक, एक तो मेरा फिजिकल हेल्थ का ही ब्लॉक लग गया, फिर दूसरा उसके फ्रेंड्स भी शायद मेरे को लेके मजाक करते थे या कुछ, क्योंकि मैं उससे थोड़ी ओल्डर थी, तो मैं मैच्योर पर्सन थी, उन लोग थोड़ा इमेच्योर लेवल के लोग थे। तो इमेच्योरिटी मैच्योरिटी के बीच का भी डिफरेंस आ गया हमारे रिलेशनशिप में। तो जो भी है उसको ना धीरे धीरे वो एम्बैरस होने लग गया मुझे डेट करके, एंड एम्बैरस भी होने लग गया। उसने चाहा कि वी स्लीप टुगेदर, पर वो हो नहीं पा रहा था, मैं कर ही नहीं पा रही थी, मुझे ना इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था, और मुझे बहुत कंफर्टेबल सेटिंग, ये वो बहुत कुछ चाहिए था, फिर भी नहीं हो पा रहा था। तो अल्टीमेटली वो रिलेशनशिप भी नहीं हुआ। और दोनों मेरे जो बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप्स थे, दोनों रिलेशनशिप में ऐसा हुआ कि ऑन ऑफ ब्रेक ऑफ जैसे फेज़ आए, और वो ब्रेक ऑफ वाले फेज़ में उन्होंने किसी और लड़की के साथ दे स्लेप्ट, किसी और लड़की को उन लोग डेट करने लग गए, ऐसे सब करने लग गए। और उस वक्त मेरा कंप्लीट ब्रेक ऑफ उनसे नहीं हुआ था, तो मुझे बहुत हार्ट ब्रेक जैसा फील हुआ। पर हार्ट ब्रेक जैसा फील होके भी मेरे अंदर एक ग्रैटिट्यूड आ गई कि थैंक गुडनेस उन लोग किसी और के साथ स्लीप कर दिए। तो दैट वे यू नो मुझे समझ में आ गया कि उन लोग सिर्फ मेरे से इंटरेस्टेड इसलिए थे कि उनको कोई स्लीप करने के लिए चाहिए था, इसलिए नहीं इंटरेस्टेड थे कि वो लोग मुझसे प्यार करते हैं। और दोनों ही बॉयफ्रेंड्स के उसमें ऐसा हुआ था कि फ़र्स्ट इंटरेस्ट काइंड ऑफ मैंने ही पहले दिखाया था, तो इसीलिए भी मुझे वो भी प्रॉब्लम चल रहा था रिलेशनशिप में कि मैंने इंटरेस्ट दिखाया। मतलब लड़के लोग ये बहुत ज़्यादा लड़कियों को और ज़्यादा यूज़ करते कि जब लड़कियाँ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है और लड़के लोग प्लेयर टाइप होते हैं या यूज़र टाइप होते हैं, या सिंपली बिकॉज मॉडर्न लाइफस्टाइल में सब लड़कियों के साथ सोते रहते हैं, उनको लगता है कि उनको भी सोना चाहिए। तो अगर ये 3 टाइप के लड़के आपको मोस्टली मिलेंगे, तो वो लोग सब चाहते ही होते हैं कि उनको स्लीप करना है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि हमने ये कल्चर बना दिया है ना इस मॉडर्न सोसाइटी में कि स्लीपिंग इज़ द नॉर्म, वेयर एज द रियल नॉर्म शुड बी स्लीपिंग माइंडफुली, उस पर्सन के साथ स्लीप अराउंड करना जिसके साथ आपका रेजोनेंस हो और राइट रेजोनेंस हो, राइट सेक्रेट सेक्सुअलिटी बॉन्ड आप क्रिएट कर सकें, उसके साथ आपको सोना चाहिए। पर मोस्ट पीपल ये कंसिडर हम नहीं करते, एंड बिकॉज हम ये मोस्ट ऑफ द लोग ये चीज़ को कंसिडर नहीं करते, इसके बारे में सोचते नहीं है, इसके बारे में कॉन्टेम्पलेट नहीं करते, इसके बारे में हम जीते नहीं है इसको सोच के एज अ लाइफ का पैराडाइम, इसीलिए ऐसा होता है कि आप फिर आपका रिलेशनशिप ऐसे ही आप किसी के साथ भी सो लेंगे, सो के फिर पछता लेंगे, या सो के फिर आप उससे शादी भी कर लेंगे ये सोच के कि इसने मुझे सेक्स दिया। और ऐसे हुए भी है, मेरे दोनों एक्स बॉयफ्रेंड्स ने उन लड़कियों से शादी की जिन्होंने उनको सेक्स दिया, फिर सेक्स दे के एक का तो मैरिज टूट गया इमीडिएटली। इसीलिए टूट गया क्योंकि वो सिर्फ सेक्स बेस पे था या माइंड गेम्स बेसिस, कुछ रियल डीप कनेक्शन बेसिस पे नहीं था वो रिलेशनशिप। दूसरे का टूटा है कि नहीं टूटा मुझे नहीं पता, और टूटेगा कि नहीं टूटेगा वो तो डिपेंड करता है उनका कैसा रिलेशनशिप बाद में कैसा बना। पर जो भी रिलेशनशिप सिर्फ सेक्स से स्टार्ट होता है, वो रिलेशनशिप समझ लेना मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं चलेगा, या चला भी तो वो बहुत सेक्सुअल लो वाइब्रेशनल क्वालिटी का रिलेशनशिप रहेगा, सिर्फ अगर आपने उसमें सेक्स ही डाला है एज अ इंग्रेडिएंट ऑफ द रिलेशनशिप, और कुछ पैरामीटर अगर उस रिलेशनशिप में नहीं है, ठीक है।
तो इसीलिए, और मॉडर्न लाइफ में ये होता ही है, हम सब वो जो डेस्परेशन में भाग रहे हैं कम्पीट करने के, कि मेरे फ्रेंड का अगर बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, मुझे भी चाहिए, या मैं लोनली हूँ इसलिए मुझे कोई चाहिए, ये सब रीज़न से भी बहुत सारे लोग अभी 30s में, मैंने शादी भी इसीलिए की थी कि मैं बहुत लोनली थी, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया था। और फिर अल्टीमेटली, और वो मेरा सबसे लोएस्ट वाइब्रेशन फेज़ था, तो इसलिए मैंने सबसे लोएस्ट वाइब्रेशन क्वालिटी का रिलेशनशिप अट्रैक्ट किया। इसलिए उसमें मैं कितना भी, अगर वो मैरिज भी था, मैरिज में तो आपके पास लीगल परमिशन है किसी के साथ सेक्स करने का, फिर भी नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि उसका भी कुछ चैलेंजेस थे, मेरे भी कोई चैलेंजेस थे, दोनों तरफ के चैलेंजेस की वजह से वो वर्कआउट ही नहीं हुआ। एंड अगेन बिकॉज मेरे पैराडाइम में ये है कि मुझे सेक्रेट सेक्सुअलिटी चाहिए या राइट सेक्सुअल पार्टनर चाहिए। मुझे बाद में समझ में आया एक कॉन्सेप्ट कॉल्ड डेमी सेक्सुअलिटी। डेमी सेक्सुअल्स जो होते हैं उनको बहुत सारे क्राइटेरिया चाहिए होते हैं रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ, इमोशनल कनेक्शन, साइकोलॉजिकल रेजोनेंस, वाइब्रेशनल मैच, स्पिरिचुअल कनेक्शन, फिर जाके वो फिज़िकल कनेक्शन के लिए रेडी होते हैं। तो मुझे पता ही नहीं था उस वक्त डेमीसेक्सुअल कॉन्सेप्ट ऑल्सो, जब मेरा वो शादी हुआ था, तो उसके बाद मुझे वो सब कॉन्सेप्ट समझा डिवोर्स हो जाने के बाद कि मैं डेमीसेक्सुअल कैटेगरी में आती हूँ। और मेरे साथ इसीलिए कोई अगर ऐसे सेक्स का बहुत प्रॉब्लम है और वो अच्छी बात है कि लोगों को लगता है कि जब अगर आप वर्जिन होना चाहते हो या सेलिब्रेट रहना चाहते हो कि वो बहुत डिफ़िकल्ट एबनॉर्मल चीज़ है एबनॉर्मल चीज़, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड सेक्स के पीछे भाग रही है। पर वही एबनॉर्मल चीज़ ट्विन फ्लेम लव के लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी लव है, क्योंकि ट्विन फ्लेम लव में आप सीक्रेट सेक्सुअलिटी की तरफ जा रहे होते हो, या आपको ऐसा पार्टनरशिप चाहिए होता है जिसमें सेक्स छोड़ के आपके पार्टनर के साथ एक हायर लाइफ पर्पस गोल है। तो इसीलिए हायर लाइफ पर्पस गोल अगर आपके ट्विन फ्लेम के साथ है, तो वो हायर लाइफ पर्पस तब अमर्ज होगा जब आप सेक्स के गटर से निकलोगे, सेक्स में ज़्यादा डूबे नहीं रहोगे, सेक्सुअलिटी रिलेटेड थिंग्स में ट्रैप्ड नहीं रहोगे। क्योंकि सेक्स पार्ट ऑफ लाइफ है, बट वो सिर्फ एंड ओनली पार्ट ऑफ लाइफ नहीं होना चाहिए। एंड ये चीज़ें जो लोग अभी ऐसे ट्विन फ्लेम्स हैं जो अभी एक 5-10 साल किसी से डेट किए हैं या 5-10 साल किसी के साथ मैरिड रहे हैं, वो लोग अगर ट्विन फ्लेम्स हैं और उनका अवेकनिंग का टाइम आएगा, उनका ऐसे एक सोल शॉक आएगा। उनको ये सोल शॉक आएगा कि मैंने किसी मैरिड पीपल को देखे हैं जिसमें मेरे को दिख रहा है कि वो स्पाउस को सोल शॉक सडनली आ रहा है कि मैं अपनी वाइफ को इतना पहले इंटरेस्टेड रहता था, अभी मैं क्यों नहीं इंटरेस्टेड हूँ अपनी वाइफ में। इसलिए नॉट बिकॉज आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो गया, हो सकता है आप टेस्ट करोगे तो टेस्टोस्टेरोन कम हो गया रहेगा, पर मेजरली वो पर्सन को देख के मुझे लगा नहीं कि उनका टेस्टोस्टेरोन कम हुआ है। अगेन बीइंग अ हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर ऑफ द पास्ट, मुझे ये सब इंट्यूटिवली लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। तो उनका टेस्टोस्टेरोन का इशू नहीं है, उनका इशू ये है कि ये उनकी ट्विन फ्लेम नहीं है और उनका ट्विन फ्लेम जर्नी का अवेकनिंग स्टेज स्टार्ट होने वाला है। अवेकनिंग के पहले एक सोल शॉक स्टेज आ रहा है, तो सोल शॉक स्टेज में आपको ऐसे, और या डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज़ आ रहा है, ये दोनों फेजेस आते हैं। किसी को डार्क नाइट ऑफ द सोल आएगा, किसी को सोल शॉक आएगा, किसी को दोनों आएगा, धीरे धीरे आएगा, बहुत सारे सालों में आएगा, एक एक करके शॉक आएगा। तो ये जो सोल शॉक है, अवेकनिंग का सिम्टम्स धक्के हैं, क्वेश्चनिंग फेज़ आएगा, पजलिंग फेज़ आएगा, ये सब में आपको तब इनर वर्क करना है, गॉड से कनेक्ट होना है, सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है, अपने आप को समझना है, अपनी वाइफ को समझना है। अगर आप मैरिड हैं तो वाइफ को समझना है, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड को समझना है। ये समझना है कि इस रिलेशनशिप को हम नेविगेट अभी कैसे करें जब मैं अवेकन हो चुका हूँ कि ये मेरा हायर लेवल सोलमेट नहीं, हायर लेवल पार्टनर नहीं है, तो तब मैं क्या करूँ। और आपको जब इनिशियली आपको लगेगा यही सब आएगा, आपको पहले आएगा कि ऐसे ही कुछ होगा, फेज़ चल रहा होगा। किसी को ये भी आएगा कि वो क्वेश्चन करेंगे क्या मैं अपने पत्नी को लव करता हूँ। मेरे साथ ये आया था, मेरा मगर क्वेश्चन मार्क कैसे आया था कि मुझे पता नहीं था कि अभी मुझे जाके पता चला है इन माई 40s कि बहुत हाई चांसेस है कि मेरे पेरेंट्स नहीं है बायोलॉजिकल। तो बिकॉज वो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं थे, तो मुझे हमेशा बचपन से ही ऐसे ना लैक ऑफ लव लगा अपने लाइफ में।
और लैक ऑफ लव लगा मतलब वो पेरेंट्स जो होते हैं ना, रियल पेरेंट्स आपके जब होंगे या रियल सिबलिंग्स आपके जो होंगे, या आपको अगर कोई डीपली लव करता है ऐसा कोई पेरेंट आपको मिला होगा। क्योंकि देखिए यशोदा माँ भी कृष्णा की रियल मदर नहीं थी, पर यशोदा माँ का बहुत डीप एक बॉन्ड था कृष्ण भगवान के लिए। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपका जो पेरेंट होगा वो आपको डीपली लव नहीं करेगा अगर एडॉप्टिव पेरेंट है, ऐसा नहीं है। पर अगर एडॉप्टिव पेरेंट हैं प्लस वो आपको डीपली लव नहीं करते, ऐसे पेरेंट्स बहुत सारे बच्चों के होते हैं। अब एज आई सेड ये मैंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया है तो कि वो मेरे एडॉप्टिव पेरेंट हैं कि नहीं है, और वन ऑफ माई पेरेंट्स हैव ऑलरेडी डाइड, तो वो इन्वेस्टिगेशन भी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, दूसरे रिलेटिव्स के साथ टेस्ट करके देखना पड़ेगा, राइट। दूसरी चीज़ है कि द पेरेंट जो अलाइव है उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है कि ये सब टेस्ट करके देख सके। कर सकती हूँ, मैनिपुलेशन करके बहुत कुछ लोग कर सकते हैं, पर मेरे पास ना ऑलरेडी लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं। तो जो चीज़, और मैं बहुत प्रायोरिटी वाली पर्सन, लॉजिकल थिंकिंग वाली पर्सन हूँ, कि जो चीज़ अभी प्रायोरिटी नहीं है, जिस चीज़ से मुझे मेरा कर्म नहीं इम्पैक्ट होगा, वो चीज़ मैं इन्वेस्टिगेट नहीं करती जब तक ज़रूरी नहीं है करना। मैं लॉजिकल एज वेल एज इमोशनल बोथ हूँ, पर लॉजिक ये डिटरमिन करता है कि अगर मेरे लाइफ में 10 चैलेंजेस हैं तो 10 चैलेंजेस में आई शुड फोकस ऑन द चैलेंज जिसका पहले रिजोल्यूशन ज़रूरी है। वो चैलेंज अगर मैंने नहीं रिजॉल्व किया, जो चैलेंज मैं बाद में भी रिजॉल्व करूँगी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो पता है मेरे डैड मुझसे प्यार नहीं करते डीपली, या मतलब यू नो द सोल, मैं सोल लेवल प्यार की बात नहीं करी, अर्थली लेवल प्यार की बात कर रही हूँ कि वो जैसे फादर डॉटर बॉन्ड होना चाहिए वैसा बॉन्ड नहीं है हमारे फैमिली में। मेरा वैसा ही डीप कनेक्शन किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ है ही नहीं, बचपन से ही नहीं था, और मुझे समझ में नहीं आता था कि क्यों नहीं है। और मैं बहुत डीपली किसी को प्यार करती हूँ, और एक दो थे जिनके साथ डीप प्यार था, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने भी मुझे रेज़ किया है उनके साथ डीप लेवल का प्यार नहीं था। एंड मैं पजल्ड हमेशा रहती थी कि क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है। तो जिस दिन भगवान से मुझे गाइडेंस आई कि ऐसा हो सकता है कि तुम इस फैमिली में बिलोंग नहीं करती, तुम्हारा बायोलॉजिकल फैमिली कोई और फैमिली है, उस दिन मुझे एक शांति मिल गई मेरे लाइफ में कि अच्छा, नाउ इट एक्सप्लेन्स वाई ये लोग मुझे उस लेवल में प्यार नहीं करते जिस लेवल में एक फैमिली यूजुअली अपने बच्चों से, सिबलिंग से, कज़न से प्यार करती है। ये एक क्लैरिटी मिल गई। और अगर वो ट्रू नहीं भी है तो मुझे क्या मिल गया, मुझे वो पाथ मिल गया समझने के लिए उन बच्चों का लाइफ जिनके लाइफ में मेरे जैसे ही पेरेंट्स होंगे, अगर वो रियली मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। क्योंकि देखिए ये हाइपोथेसिस है कि भगवान ने गाइडेंस दे दी, ये तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं, अब उसको क्लैरिफाई और कंफर्म तो मुझे करना पड़ेगा अगर रियल वर्ल्ड में जीना है। भगवान ने बता दिया, मैं भगवान को तो ट्रस्ट करके ब्लाइंड ट्रस्ट रख सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, पर रियल वर्ल्ड के लोगों के अंदर तो भगवान के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं है, राइट। और जो मेरी बायोलॉजिकल फैमिली के बारे में भगवान ने बताई है, वो लोग इतने दूर रहते हैं कि उनके साथ कनेक्शन तभी हो सकता है जब बायोलॉजिकल फैमिली अवेकन हो, अगर वो सच में मेरे बायोलॉजिकल फैमिली और जो मुझे आया है इंट्यूटिवली एज अ गाइडेंस, अगर वो ट्रुथ है। अब वो ट्रुथ को इन्वेस्टिगेट करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो जब तक वो ट्रुथ नहीं आ रहा, ये तो करंट फैक्ट क्या है, करंट फैक्ट तो यही है कि बहुत सालों से बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जो डीपली मेरे लिए केयर नहीं करते। वो तो फैक्ट है, वो तो अगर वो मेरे से बायोलॉजिकली कनेक्टेड हो या ना हो, वो फैक्ट कभी नहीं चेंज हो रहा, या बहुत सालों से चेंज नहीं हुआ है, या बहुत सालों से वो ऐसे ही एक स्टैग्नेंट स्टेट में रहा है कि आपको अब तक, मैं 45 ईयर्स की हूँ, राइट, और मुझे ये गाइडेंस अराउंड लेट 30s अर्ली 40s में आई थी। तो उस वक्त भी मैं उतनी ही मैच्योर थी जितनी अब हूँ। अब मैं ज़्यादा मैच्योर हो गई हूँ, पर उस वक्त भी इतना लेवल का मेरा थोड़ा मैच्योरिटी था समझने के लिए कि इट डजंट इम्पैक्ट कि वो मुझसे बायोलॉजिकली कनेक्टेड है कि नहीं है। उनके साथ मेरा सोशल इक्वेशन इम्पैक्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पहले से ही वो लोग एक डिस्टेंस मेंटेन करके रिलेशनशिप रखे हुए हैं। ऐसा रिलेशनशिप जो अपनों से बहुत लोग करते नहीं हैं, या करेंगे भी तो उन अपनों से करते जिनको वो पसंद नहीं करते। सो दीज आर द हाइपोथेसिस कि इधर दे आर बायोलॉजिकली रिलेटेड टू मी और वो मुझे पसंद नहीं करते, मेरे जर्नी को पसंद नहीं करते, मेरी पर्सनैलिटी को पसंद नहीं करते, या दूसरा है कि वो लोग बायोलॉजिकली कनेक्टेड है ही नहीं, इसीलिए समझ ही नहीं पाते, इसलिए कुछ कनेक्शन नहीं है, रेजोनेंस नहीं है। यही दो चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें कंफर्म हो सकती है, बट रियलिटी ये है रियल डीप कनेक्शन नहीं है लाइफ में। और ये रियल डीप कनेक्शन जब मेरे लाइफ में नहीं था, इवन मैंने मेरे फर्स्ट बॉयफ्रेंड को मैं मीट की थी, तो
तब ऐसा हुआ था कि बिकॉज मेरे पर्सनल लाइफ में रियल डीप कनेक्शन, मीनिंगफुल कनेक्शन नहीं था, इसलिए जब मैं उससे मिली थी उसके साथ, क्योंकि पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, उस वक्त मुझे नहीं पता था कि पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, बट उसके साथ एक डीप मीनिंगफुल कनेक्शन, बॉन्डिंग बन गई थी हार्ट चक्रा वाली. सो देयर वाज अ हार्ट चक्रा कनेक्शन उसके साथ, जो मेरा किसी और फैमिली के साथ कभी हुआ ही नहीं. तो उसके पहले, उस लड़के को मिलने के पहले मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे अंदर दिल है क्या मैं फ़ील कर सकती हूँ. मुझे कभी इमोशनली ऐसा डीपर कुछ फीलिंग आया नहीं किसी के लिए, क्यों नहीं आया, पर इस लड़के के लिए क्यों आ रहा है. वो है ना दिल धड़कने दो मूवी का टाइटल है, तो मेरा दिल धड़कता था उस लड़के को देख के, ठीक है. और वो जो दिल में इमोशंस जो आते, उमड़ते हैं इमोशंस, वो कोई फैमिली के लिए मेरे लिए था, पर मुझे दिखता था कि वो फैमिली को मेरे लिए वैसा इमोशंस नहीं है. और इस लड़के के साथ भी ऐसा हुआ. मुझे फीलिंग तो आ गई कि मेरा दिल धड़क रहा है, तो मुझे ये तो समझ में आया कि मेरे अंदर दिल है, मेरे अंदर इमोशंस हैं. पर जो इमोशंस मेरी फैमिली में दबा हुआ था, क्योंकि उन लोग मेरे को प्रोजेक्ट नहीं करते थे वो लव उनके तरफ से था ही नहीं मेरे लिए, तो इसीलिए मैं बहुत इमोशनली डिवॉइड अपने लाइफ को फील करती थी. लाइक देयर वाज अ इमोशनल वैक्यूम या इमोशनल डार्कनेस, जहाँ कोई नहीं है जिसके साथ म्यूचुअल गुड डीप कनेक्शन है. और ये बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के साथ होगा अलग अलग रीज़न से. अब किसी का उनके मैरिजेस में होगा, किसी का उनके सिग्निफिकेंट अदर के रिलेशनशिप में होगा, किसी का उनके पेरेंट्स के साथ, कज़न्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ होगा, किसी का मल्टीपल फ्रंट्स में होगा. और ये जो खालीपन है, मैंने एक ट्विन फ्लेम गाइड टीचर का भी रीडिंग रिसेंटली देखा था, उसमें यही लिखा है कि ये जो है बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स को इसलिए आता है ऐसा वाला एक्सपीरियंस कि इन द एब्सेंस ऑफ लव, उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने जस्ट बोला कि आपको आएगा ऐसा एक्सपीरियंस कि आपका जो कप ऑफ लव है, कप ऑफ लव को गॉड एम्प्टी रखते हैं, कि आपके अंदर वो लव का डिज़ायर जागृत हो, राइट डिज़ायर, नॉट द सेक्शुअल डिज़ायर वाला लव, नॉट द सोसाइटल लव वाला लव, बट जो डीप मीनिंगफुल डीपली ऐसे बॉन्डेड कनेक्शन वाला जो लव होता है, या बहुत मल्टी लेवल का जो लव मैं बोल रही हूँ ना, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, एनर्जेटिक, फिज़िकल, इमोशनल, ये सब लेवल का एक लव आप क्रेव करोगे. अलग अलग रीजंस के वजह से हर इंसान का एक अलग जर्नी होगा टू अंडरस्टैंड एंड अवेकन कि ये लव मेरे लाइफ में नहीं है. तो ये लव मेरे लाइफ में नहीं है, पहले मुझे पेरेंट्स के तरफ से समझा. फिर मैं जब वो फर्स्ट बॉयफ्रेंड को मिली, उसके रिलेशनशिप में भी समझा कि वो लव नहीं है. फिर मैं सेकेंड बॉयफ्रेंड को मिली, उसके तरफ से थोड़ा सा इमोशनल लव था, बट अदर पार्ट्स ऑफ लव, स्पिरिचुअल लेवल, इंटेलेक्चुअल का, ऐसा सब जो है बहुत सारा मिसमैच था, तो उसके साथ भी नहीं हुआ. फिर जिसके साथ मैंने शादी की, उसके साथ तो कोई भी लेवल का लव नहीं था, मुझे समझा, उसने मुझे सिर्फ झांसा दिया था, ऐसे इल्यूजन क्रिएट किया था, एज इफ वो एक लव बॉम्बिंग स्टेज बोलते हैं कोई रिलेशनशिप्स में लोगों को आता है, जिसमें ऐसे पार्टनर इनडायरेक्टली या मैनिपुलेटिवली आपको दिखाएगा एज इफ वो लव में है. मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसे इनडायरेक्टली बहुत सारे हिंट्स दिए कि ओ एज इफ ही इज़ इन लव विद मी. और मुझे भी लगा, थोड़ा सा अट्रैक्शन तभी हो रहा था, तो मुझे भी लगा कि हाँ शायद ये लव है, तो मैंने कर दिया शादी के लिए. हाँ, और थोड़ा मिसमैच था, तभी हम लोग का इमोशनल कनेक्शन नहीं हो रहा था, हम लोग का साइकोलॉजिकली भी कनेक्शन नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था. पर जब शादी के स्टेप्स हुए, उस वक्त मुझे समझ में आया साइकोलॉजिकल कनेक्शन भी अच्छा नहीं है. और फिर शादी में रह के तब मुझे समझा कि थोड़ा साइकोलॉजिकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, फाइनेंशियल अब्यूज़, हर प्रकार का अब्यूज़ वो रिलेशनशिप में होने के चांसेस थे. तो इसलिए वो रिलेशनशिप में भी गॉड ने कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया फिजिकल रिलेशनशिप का कोई भी पार्ट्स, फॉर डिफरेंट रीजंस. उसकी तरफ से भी कुछ रीज़न, मेरे तरफ से भी कुछ रीज़न. सो ये जो होता है, ये भी ट्विन फ्लेम्स का आएगा. कब आएगा? अभी अलग इंसान का अलग वे में आएगा. मेरे लाइफ में जो आया, मैंने मेरे स्टेप्स ऑफ ये बताए, तो वो लैक ऑफ सेक्शुअल लव, लैक ऑफ इमोशनल लव, लैक ऑफ साइकोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी, लैक ऑफ और नॉट ना जस्ट लैक, किसी रिलेशनशिप में अब्यूज़ की तरफ चला जाएगा वो, और मैनिपुलेशन की तरफ चला जाएगा कोई रिलेशनशिप में. तो ये सब चीज़ें जो है, हम कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स जो डीपर हाई लेवल लव को एक्सप्लोर करने वाले हैं अपने पार्टनर्स के साथ,
उनके लाइफ में आएगा इनमें से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। अगर मेरे लाइफ में 5-6 तरह के प्रॉब्लम्स आए हैं, दूसरे ट्विन फ्लेम के लाइफ में, किसी के लाइफ में इतने ही लेवल के 5-6 तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, किसी की लाइफ में 1-2 तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, किसी की लाइफ में अभी इस स्टेज में लेट्स से उन लोग अभी 30s में हैं, तो 30s में उन्होंने ऑलरेडी 1 या 2 प्रॉब्लम देख लिया है, और धीरे धीरे बिकॉज अवेकनिंग एक जर्नी है, तो मुझे ये 25 ईयर्स का मैं अपना जर्नी 25 to 30 ईयर्स का जर्नी इस वीडियो में बताई मैं। तो ये जो 25-30 ईयर्स की जर्नी का क्रिस्टलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग, डीपर लेवल अंडरस्टैंडिंग जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये एक जर्नी है, मुझे 25-30 ईयर्स में एटलीस्ट 15 ईयर्स तक 15-20 ईयर्स टाइम लगा ये सबको समझना। लास्ट 5 ईयर्स में ये बहुत ज़्यादा क्रिस्टलाइज हो रहा है करके मैं धीरे धीरे इस पर वीडियोज़ बनाती हूँ, इस पर लिखती हूँ कंटेंट, ये सब मैं करती हूँ। पर बिफोर दिस टाइम मुझे एटलीस्ट 20-22 ईयर्स का जर्नी था जिसमें ये सब मैं एक्सप्लोर कर रही थी, अंडरस्टैंड कर रही थी। ये 25+ ईयर्स के जर्नी थी, ठीक है। तो वो ऐसे ही हर ट्विन फ्लेम का ऐसा जर्नी है जो उनको जाना ही है। अब किसी का 25 ईयर्स का होगा, किसी का 10 ईयर्स का होगा, किसी का 5 ईयर्स का होगा, डिपेंड्स ऑन आपका क्या होने वाला है। कोई लोग अपने ट्विन फ्लेम से मैरी करने के बाद मैरिज में उनको ये जर्नी एक्सपीरियंस करनी होगी, नॉट एट एग्जैक्ट लेवल एज मी बट सिमिलर लेवल, कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड है आपके ट्विन फ्लेम के साथ, तब क्या हो सकता है आपका अगर सेक्सुअल ब्लॉक तब आ गया है कि आप अगर ट्विन फ्लेम के साथ मैरिड है, तब भी मेरा इमोशनल ब्लॉक और कुछ और ब्लॉक्स आ गए थे मेरे ट्विन फ्लेम के साथ। मैं मेरे ट्विन फ्लेम के साथ टेक्निकली कोई अर्थली रिलेशनशिप में नहीं हूँ, बट हायर लेवल में स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में हूँ करके, इसलिए उसके साथ जो इमोशनल कनेक्शन था, इमोशनल कनेक्टिविटी थी, वो एक ब्लॉक आ गया रिसेंटली। एक्चुअली कुछ साल पहले भी आ गया था एक ब्लॉक। तो ये दोनों ब्लॉक्स जब आए थे उस वक्त गॉड ने वो ब्लॉक्स इसलिए डाले थे, कुछ सेपरेशन फेज़ होता है ट्विन फ्लेम का वो सेपरेशन फेज़ रिलेटेड ब्लॉक होता है, लर्निंग फेज़ होता है, लर्निंग फेज़ रिलेटेड ब्लॉक होता है, सोल शॉक फेजेस को जाना होता है ट्विन फ्लेम्स को, तो सोल शॉक फेज़ का ब्लॉक आ सकता है या मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है। तो आप अगर ट्विन फ्लेम से भी मैरिड हैं तब भी ऐसा हो सकता है कि आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स या रिलेशनशिप चैलेंजेस ट्विन फ्लेम के साथ आए। तो मगर ये समझना कि आप ट्विन फ्लेम के साथ हो कि फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ हो कि कैटलिस्ट के साथ हो कि कार्मिक पार्टनर के साथ हो, उसके लिए ही आपको गाइडेंसेस चाहिए होती है, गाइड्स चाहिए होती है, या डीपली गॉड से कनेक्ट होना होता है, डीपली अपना इनर वर्क करके अपना सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर के बारे में आपको डेवलप करना होगा, क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ द जर्नी है, जो सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, जो प्रेयर्स करने हैं, जो कन्फ्यूजन आएगा। मैं अभी उस बीच में उस फेज से भी गई जिसमें मुझे बहुत डीप, पहले मैं बहुत एब्सोल्युटली कन्विंस थी कि यही मेरा ट्विन फ्लेम है, जब मुझे भगवान ने बताया था कि ये ट्विन फ्लेम है। फिर जब मुझे पता चला कि वो शायद दूसरों को डेट कर रहा है या ऐसे वे में फ्लर्ट कर रहा है जो मुझे पसंद नहीं आ रहा था, या मुझे प्रॉब्लम हो रही थी पर मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी कि ये फ्लर्टिंग मुझे अच्छा नहीं लग रहा, एंड जो भी है वो जो कर रहा था कुछ अच्छा लग रहा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बिकॉज वो मेरे कुछ चीज़ों को, ट्विन फ्लेम आपके कुछ चीज़ों को ट्रिगर भी करेगा, पास्ट के वुंड्स को, पास्ट के रिलेशनशिप के वुंड्स को मिरर करेगा, नॉट विद द इंटेंट ऑफ हर्टिंग या नॉट विद द इंटेंट ऑफ ब्रेकिंग यू डाउन, क्योंकि पास्ट के रिलेशनशिप ने आपको वही चीज़ें करके ब्रेक डाउन कर दिया होगा या हर्ट कर दिया होगा या आपको बहुत डिस्ट्रॉय कर दिया होगा कुछ चीज़ें आपकी। पर ट्विन फ्लेम भी वही करेगा, पर क्या होगा कि ट्विन फ्लेम वो करेगा मगर इन अ बेटर वे, और इन अ वे कि आपका इम्प्रूवमेंट आए, जो प्यार से आए। जबकि पास्ट रिलेशनशिप ने जब आपको तोड़ा होगा, आपको जैसे ऐसे ही तोड़ के निचोड़ के चला जाए, वैसे यूज़ अब्यूज़ थ्रो, या वो जो दो मैंने सेक्स किया नहीं है पर लड़के होते हैं ना जो वैम बैम थैंक यू मैम टाइप लड़के होते हैं, कि ये लड़कियां भी आजकल वैसी निकली हैं, कोई जो सिर्फ किसी को सेक्स के लिए यूज़ करना चाहती है, सेक्सुअल डिज़ायर है, यूज़ करके यूज़ एंड थ्रो करके चली जाएंगी। या लड़कियां अगर सेक्स के लिए, लड़के अगर सेक्स के लिए लड़कियों को यूज़ कर रहे हैं, लड़कियां पैसे के लिए लड़कों को यूज़ करती है। तो ऐसा सब होता है रिलेशनशिप में, पैसे के लिए, मतलब के लिए, गेन के लिए, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। सोशल स्टेटस के लिए लड़कियां यूज़ कर सकती है, लड़के यूज़ कर सकते हैं, कोई भी हो। इससे क्या होता है, यूज़ एंड अब्यूज़ होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं रिलेशनशिप्स में। और जब आप ट्विन फ्लेम हो, आपका 1
प्रायोरिटी और गोल होता है। अगर आप मैरिड हो किसी से या आपने किसी को छोड़ा भी है रिलेशनशिप को, आप जितने सुलझे हुए वे से उसको छोड़े होगे, रिलीज़ किए होगे वो रिलेशनशिप को, ब्रेक डाउन किए होगे उस रिलेशनशिप का। और अगर आपने वो ग्वेनेथ पैल्ट्रो एंड क्रिस मार्टिन का जर्नी देखा है, मैंने डीपली इतना कुछ उनका नहीं स्टडी किया है, पर उनके डिवोर्स में दे वर इन अ लव मैरिज, बट मैरिज उनका जब वर्कआउट नहीं करा था, उन्होंने एक चीज़ की थी, एक वर्ड यूज़ किया था, कॉन्शियस अनकपलिंग। कॉन्शियस अनकपलिंग जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्विन फ्लेम्स के लिए। अब वो ट्विन फ्लेम्स है कि नहीं, सेपरेट ट्विन फ्लेम्स होंगे किसी और के शायद, मोस्ट प्रोबेबली, पर वो ट्विन फ्लेम्स है कि नहीं वो मुझे नहीं पता। पर वो जो कॉन्शियस अनकपलिंग वाला टर्म है, उसका मतलब ये है कि उन्होंने कॉन्शियसली दोनों जागृत हो गए, ये समझ लिए कि उनका रिलेशनशिप अच्छे से नहीं चल पा रहा। उन्होंने कपल्स थेरेपी ये सब किया होगा, जिससे उनको समझ में आया होगा कि उनका रिलेशनशिप ठीक डायरेक्शन में जा नहीं रहा है। तो तब दोनों ने कॉन्शियसली डिसाइड किया रिलेशनशिप को अनकपल होने का, सेपरेट होने का, डिवोर्स करने का। ठीक है, तो ये जब आप कॉन्शियसली करते हो और राइट इंटेंशन से अगर आपने किया और डीपर हायर लेवल थॉट्स को लाके, हायर वाइब्रेशनल चॉइसेस को लाके किया आपके पार्टनर के साथ, तो क्या होगा कि आप एक ईजियर ब्रेक ऑफ में जा सकते हो आपके पार्टनर के साथ। पर अगर वो किस पार्टनर के साथ आप कर सकते हो, वही पार्टनर जो अगर आपका ट्विन फ्लेम है तब कर सकते हो जब आपका ट्विन फ्लेम के साथ सेपरेशन का स्टेज आएगा, या अगर कोई हाई लेवल सोलमेट है वही आपको कॉन्शियस अनकपलिंग करने देगा। वेराज अगर आप एक लो वाइब्रेशनल रिलेशनशिप में थे, आपका पार्टनर अगर लो वाइब्रेशनल रिलेशनशिप का था और बेस्ड ऑन सेक्सुअल इंटरेस्ट, सोशल गेन, मॉनिटरी गेन, ऐसा टाइप लेवल का आपका रिलेशनशिप अगर, मतलब का बहुत रिलेशनशिप अगर था, तो वो पर्सन आपका कार्मिक टाइप हो जाएगा। और उस रिलेशनशिप में जब आप सेपरेट होने चाहोगे तो बहुत अब्यूज़ आ सकता है, रिएक्टिव अब्यूज़ आ सकता है, बहुत डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग हो सकता है उनसे सेपरेट होना। वो आपको सेपरेट होने ही नहीं देंगे, बहुत मैनिपुलेटिव गेम्स खेलेंगे आपको सेपरेट होने देने से। मेरे लाइफ में मेरे कार्मिक एक्चुअली अभी तो जो कार्मिक वार्मिक ये सब बहुत सारे पास्ट के भी है जिन्होंने मुझे एनर्जेटिकली, कोई लोगों ने छोड़ा नहीं है, इवन दो मैंने मेरी तरफ से छोड़ दिया है, रिलीज़ कर दिया है, कर्मा क्लियर करने की कोशिश की है, वो लोग छोड़ नहीं रहे क्योंकि वो लोग का कुछ चल रहा है, उनका भी कुछ चल रहा है। तो जो चीज़ मैं नहीं कॉन्शियसली अनकपल नहीं कर सकती, और कुछ कार्मिक्स जो है वो फैमिली, फ्रेंड्स, ऐसे सब ग्रुप्स में हैं, तो उन सब के साथ जो चीज़ें कॉन्शियसली अनकपल होनी है या थोड़ा शिफ्ट या चेंज होना है, वो वाले कार्मिक्स ना रिलेशनशिप्स को बहुत डिफ़िकल्ट फेजेस में डाल देंगे कि वो कॉन्शियसली ठीक से स्लोली चीज़ों को तोड़ेंगे नहीं, तो स्लोली टूटने नहीं देंगे, स्लोली चेंज होने नहीं देंगे, आपको उस रिलेशनशिप से बाहर भी नहीं जाने देंगे। पर अगर आप उस रिलेशनशिप में रहेंगे तो आपको अब्यूज़ भी करेंगे वो रिलेशनशिप में। तो ऐसे सब अगर आप कार्मिक के साथ टाइड रहेंगे तो तब आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए। और तभी इसीलिए इनर वर्क, भगवान के साथ कनेक्ट, ये समझना कि ये जर्नी का रीज़न क्या था कि मैं ये पार्टनर के साथ क्यों जुड़ा था इतने साल, कि 10 साल का मैरिज क्यों था, 5 साल का मैरिज क्यों था, 20 साल का मैरिज क्यों था, 5 साल का डेटिंग क्यों था, या 5 साल का डेटिंग प्लस 10 साल का मैरिज क्यों था। ऐसे सब बहुत सारे कपल्स हैं जो अभी अवेकन होने वाले हैं, और अवेकन होके जिनको धीरे धीरे समझना है कि उनके ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पस क्या है। कोई ऐसे भी होंगे कि इतने कंफर्टेबल होंगे अपने कार्मिक्स के साथ, वो रिलेशनशिप को तोड़ना भी नहीं चाहेंगे, और उनका ट्विन फ्लेम भी वैसे ही होगा। इसलिए कि ऐसा नहीं, अगर आपने अवेयर भी हो गए आपका ट्विन फ्लेम, ये आप ABC पर्सन है, आपका ट्विन फ्लेम XYZ पर्सन है, ABC पर्सन इज़ मैरिड टू DEF पर्सन एंड XYZ इज़ मैरिड टू 1 2 3 पर्सन, तो दोनों ही मैरिड है, दोनों ही 5 साल 10 साल से मैरिड है, दोनों ही अगर कॉन्शियसली चूज़ कर सकते कि इस लाइफ में हमको एक दूसरे के साथ नहीं रहना, ऐसा भी कर सकते हैं। बहुत सारे ट्विन फ्लेम ऐसे झांसे में पड़ सकते हैं, इल्यूजन में पड़ सकते हैं कि हमको नहीं तोड़ना, हमारा मैरिज 20-30 साल अच्छा चला तो हमको हमारा मैरिज तोड़ना नहीं है। पर आप कितना भी अगर सोचें कि मेरा मैरिज मुझे तोड़ना नहीं है क्योंकि 20 से 30 साल से कंफर्टेबल लाइफ हमने जिया है, या 10 साल से कंफर्टेबली हम जिए हैं, अगर भगवान का हायर पर्पस है
आपको आपके ट्विन फॉल्स ट्विन या कार्मिक के रिलेशनशिप से निकालना या आपके 10 साल के पुराने मैरिज को तोड़ना, भगवान तोड़ेगा ही वो मैरिज को, क्योंकि भगवान का प्लान यूजुअली सुपरसीड करता है आपके लाइफ प्लान्स को। आप कितने भी कंफर्ट में होंगे, और वही होता है सोल शॉक। कभी कभी किसी किसी कपल्स का ऐसा हो जाता है, वो लोग सोचते हैं कि मेरा तो स्टेबल मैरिज चल रहा है, अगर भगवान ने मुझे दिखाया भी, और ये मेरे ट्विन फ्लेम के साथ मुझे लगता है हुआ है, या कुछ कुछ ट्विन फ्लेम्स के साथ मैंने रियलाइज़ किया है कि ये आने वाला है नेक्स्ट पड़ाव में उनके, या किसी किसी का ये आ चुका है अभी, कि उनको रियलाइज़ आया है कि ये शायद पर्सन के साथ मेरा कोई डीप कनेक्शन है। क्यों है उनको इतना नहीं समझ में आया। किसी किसी को समझ में आ गया कि अच्छा ये मेरा ट्विन फ्लेम भी है, क्योंकि उतना इन्फॉर्मेशन उनको मिल चुका है। किसी किसी को ये भी समझ में आ गया कि उनकी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ उनका मैरिज ठीक से जम नहीं रहा है। ये सब उनको समझ में आ गया है, पर वो लोग हाई लेवल डिनायल में हैं कि अगर मेरा, क्योंकि ईगो बहुत हमारा हाई होता है, तो ईगो जब हमारा हाई होता है तब हम डिनायल में चले जाते हैं, या लाइटली ले लेते हैं डीपर ट्विन फ्लेम लेवल के कनेक्शन को। और जब हम डिनायल में रहते हैं या ट्विन फ्लेम कनेक्शन को लाइटली ले लेते हैं, हम सिर्फ सोचते हैं कि ये जो अट्रैक्शन हमको फील हो रहा है ये ट्विन फ्लेम की तरफ, या कुछ सोल कनेक्शन फील हो रहा है ट्विन फ्लेम की तरफ, इट मस्ट बी जस्ट ऑर्डिनरी सा कोई कनेक्शन। हाँ, तो लोग उसको लाइटली ले लेते हैं और सोचते हैं कि ये ऐसे ही कोई, जैसे नॉर्मली अगर सपोज आई एम मैरिड, एंड मैरिड करते करते मैरिज में लोग आजकल के ज़माने में बहुत फ्लर्ट भी करते हैं कलीग्स के साथ, सोशल ग्रुप्स में, या किसी और के पति के साथ थोड़ा सा फ्लर्ट कर देंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, लड़कियां भी होती है, लड़के भी होते हैं जो ऐसे करते हैं कि किसी न किसी के साथ थोड़ा सा फ्लर्ट कर देंगे, क्या है थोड़ा अट्रैक्शन है, हम फ्लर्ट कर लिए। तो अब जो हाई लेवल में नहीं, ये वो लोग करते हैं जो लोग हाई वाइब्रेशन में नहीं है, जो लो वाइब्रेशन या अनकॉन्शियसली ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ये नहीं समझ रहे कि ये सब का रिलेशनशिप की एनर्जी पे क्या हार्म होता है। ये सब का एक रिलेशनशिप की एनर्जी में हार्म आता है। अब आप जितना ज़्यादा ये सब कर रहे होगे, उतना ज़्यादा हार्म आपके रिलेशनशिप में आ रहा होता है। बहुत रिलेशनशिप, अगर आप सोलमेट के साथ भी हो तो भी होगा, ट्विन फ्लेम के साथ हो तो भी होगा, कार्मिक के साथ हो तो भी होगा। हर पर्सन के साथ जो एक रिलेशनशिप प्रॉब्लम जोन है, वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम जोन हमेशा ही प्रॉब्लम जोन रहेगा, बट डिफरेंट वे में मैनिफेस्ट करेगा थ्रू डिफरेंट पार्टनरशिप्स। ठीक है, सो अगर आप ऐसे कर रहे हो कि आप फ्लर्ट करके इग्नोर कर देते हो, क्योंकि ये तो माइनर फ्लर्टिंग है, हार्मलेस फ्लर्टिंग है, ऐसे सब बहुत सारे ना सोशली एक्सेप्टेबल नॉर्म्स है इस सोसाइटी के, जो भी ट्विन फ्लेम्स तोड़ने के लिए आए हैं। तो अब ये जो नॉर्म है, एक्सेप्टेड है, थोड़ा सा फ्लर्ट करने में क्या जाता है, बहुत सारे लोग करते हैं। तो जब वो ऐसे करते हैं, थोड़ा सा फ्लर्ट करने में क्या जाता है, सोचते हैं, ये सब से एक रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट आ रहा होता है। और उसके बाद क्या होगा, वही सब चीज़ें अभी, अगर आपका अवेकनिंग का टाइम आ गया है, सोल शॉक का टाइम आ गया है, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका हस्बैंड फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और आपको छोड़ के चला जाएगा, या एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी वाइफ देख लेगी कि ये जो हार्मलेस फ्लर्टिंग इतने दिन चल रहा था, अभी तो ये हार्मलेस फ्लर्टिंग नहीं है, आप किसी को सेक्सटिंग भी कर रहे हो, ऐसे सब भी कर रहे हो। तो ये देख लेगी तो उसका दिल टूट जाएगा और वो छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी आपको। क्यों ऐसा नहीं है उस दिन छोड़ने के लिए तैयार होगी जिस दिन फर्स्ट टाइम देखा है आपको सेक्सटिंग करते हुए या फ्लर्टिंग करते हुए। उस दिन ये टूटेगा जिस दिन वो टूटने का डिवाइन टाइमिंग है। उस दिन ये टूटेगा जब वो जो इसमें था ना, राम ने बाण तोड़ दिया था सीता का, जब वो गए थे सीता को स्वयंवर में। तो वो जो सीता के स्वयंवर में उन्होंने बाण तोड़ दिया था, वैसे वो बाण टूट जाता है हमारा पेशेंस का या एंड्योरेंस का बाण एक होता है हमारे रिलेशनशिप में हमारे पार्टनर के साथ। जो भी पार्टनर हो, कैसे भी टाइप का कैटेगरी का पार्टनर हो, उसके साथ एक रिलेशनशिप का बाण होता है। जिस दिन वो रिलेशनशिप का बाण टूट जाता है, उस दिन आप कितना भी कोशिश कर लो, अगर वो रिलेशनशिप को टूटना ही है, या अगर वो रिलेशनशिप आपके फ्यूचर लाइफ पर्पस के लिए या प्रेजेंट लाइफ के लिए हार्मफुल है, अगर आप हार्मफुल हो वो रिलेशनशिप के लिए उस पर्सन के साथ, या दोनों ही चल रहा है कि दोनों ही एक दूसरे के लिए राइट पर्सन्स हो ही नहीं और बहुत ही गलत डायरेक्शन में एक दूसरे को लेके जा रहे हो, तो तब क्या होगा, वो रिलेशनशिप का बाण अपने आप टूट ही जाएगा बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेस जो क्रिएट होंगे उस दिन। और वो आप कितने भी, वो 10, 20, 30 साल का भी रिलेशनशिप हो, वो टूट सकता है। इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ़ ईयर्स आप किसी को जानते हो डिटरमिन नहीं करता आपके क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप को।
क्वालिटी से ही डिटरमिन होती है, क्वांटिटी से नहीं। एंड क्वालिटी इज़ अबाउट ऑल द डीप थिंग्स जो ट्विन फ्लेम्स करने आए हैं अर्थ में, और हायर लेवल सोलमेट्स भी जो करने आए हैं। और वही क्वालिटी अगर आपको चाहिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत गाइडेंस लेनी पड़ेगी, खुद से इनर वर्क करना पड़ेगा, खुद से बहुत कुछ नेविगेट करना पड़ेगा, खुद से किसी के असिस्टेंट, कोई राइट टीचर को चूज़ करके ये सब करना पड़ेगा। खुद से खुद के बिलीफ सिस्टम्स को के ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा। किसी को 2-3 टीचर्स एंड गाइड्स को लेके ये काम करना पड़ेगा। किसी को 10, 20, 30 साल लगेंगे और फर्दर ये चीज़ करने में। तो कोई अगर अभी 20s में अवेकन हो रहा है, वो ट्विन फ्लेम है, उसको शायद 30 साल का 20 साल का वर्क करना पड़ेगा। एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी। लोगों को लगता है ट्विन फ्लेम मीन्स राम सीता वाला जर्नी, पर राम सीता का भी कितना पेनफुल जर्नी था, राइट? या राधा कृष्णा वाला जर्नी, उसमें भी बहुत पेन था। या शिव पार्वती वाला जर्नी, शिव सती वाला जर्नी, वो भी पेनफुल था। कोई भी ये सब रिलेशनशिप्स की कोई भी जर्नी इजी नहीं थी। जेन आयर एंड एडवर्ड रॉचेस्टर का भी जर्नी इजी नहीं था। कैथरीन निंटन एंड हेटन अर्नशॉ का भी जर्नी इजी नहीं था। तो किसी का भी जर्नी इजी नहीं होता, बहुत चैलेंजेस फील्ड होता है। और कुछ चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेगी, खुद आपके ट्विन फ्लेम को करनी पड़ेगी, कुछ में आपको भगवान को बीच में लाके करना पड़ेगा, कुछ में जो चीज़ आप समझ नहीं पा रहे और क्लैरिटी चाहिए, तब आप गाइड्स एंड टीचर्स को यूज़ करके, उनके गाइडेंस के मैकेनिज़म्स को यूज़ करके या उनके टीचिंग्स को फॉलो करके, या स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक करके करना है, क्योंकि ये बहुत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। वो जो राम सीता का 14 ईयर्स का वनवास था, उसमें भी बहुत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था उनके लाइफ का। जो कर्स मिला था राधा कृष्ण को, वो कर्स के अंदर भी कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस थे उनके जर्नी का, ट्विन फ्लेम जर्नी का। ऐसे ही हर जो लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम, पार्वती को 2 लाइफ टाइम जन्म लेना पड़ा था शिव के लिए, वो उसमें भी स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेसेस थे जो उनको करना था। तो ऐसे ही हर ट्विन फ्लेम को कुछ स्टेप्स करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ शिफ्ट्स लाने हैं, कुछ इंटरनल शिफ्ट्स लाना है। हमको सोसाइटी ने जो सिखाया है और नॉर्मलाइज हमने कर दिया है, कोई ट्विन फ्लेम्स वो चीज़ों को चेंज करने के लिए आए हैं, शिफ्ट करने के लिए आए हैं। तो आपका हायर पर्पस से भी आपको जुड़ना होता है, उसके लिए भी आपको गाइड्स चाहिए होती है। तो ऐसे सब अलग अलग ट्विन फ्लेम्स को अलग अलग चीज़ें चाहिए होती है। वो लोग अलग अलग पार्ट एंड फेज़ ऑफ देयर जर्नी में होंगे, तो तब इसलिए अलग अलग पार्ट और फेज़ ऑफ द जर्नी में हेल्प करने के लिए इंट्यूटिव टीचर्स को इसलिए लोग लाते हैं कि भगवान ने इंट्यूटिव एंड लॉजिकल ड्रिवन बोथ बैलेंस टीचर्स को आपके लिए भेजे हैं, ताकि वो इंट्यूटिवली एंड लॉजिकली यूज़ करके आपको हेल्प कर सके। आपके अंडरस्टैंडिंग, मतलब टीचर को आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना अच्छी। टीचर वही अच्छा हो सकता है जो समझ सकता है कि उनका स्टूडेंट किस लेवल में है। अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आए, मैं अगर कुछ एक सर्टेन लेवल में पढ़ा रही हूँ, मुझे वो लेवल के फर्स्ट स्टूडेंट चाहिए। सेकेंडली, वो स्टूडेंट अगर वो लेवल में पढ़ना भी चाहते हैं, उसके पहले भी उनको कुछ कष्ट करने होंगे, कुछ लाइफ में उन लोग ऑलरेडी अवेकन हो चुके होंगे, उसके बाद ही वो शायद आएंगे। किसी का वैसे लोग आएंगे, और किसी का जो अनअवेकेंड है वो लोग भी आएंगे। तो हर टीचर के पास अलग टाइप ऑफ स्टूडेंट आएगा, हर टीचर का अलग टाइप ऑफ स्टूडेंट कैटेगरी होगा। एंड हर टीचर के कैटेगरीज़ में भी आपको कभी कभी 2-3 टीचर्स लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन से फेज़ ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो। और आप ये समझोगे, इसीलिए भगवान से कनेक्ट होना है कि भगवान आपको गाइड करेगा कि मे बी अगर आप फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको एक्स टीचर के पास जाना है। नेक्स्ट 5 ईयर्स के ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको शायद एक्स एंड वाई टीचर के पास रहना है। नेक्स्ट वाले जर्नी में आपको शायद XYZ टीचर के पास जाना है, या X का टीचिंग ख़त्म हो गया, अभी Y और Z का टीचिंग आपको लेना है। तो अलग फेज़ के लिए अलग टीचर के पास भी आपको जाना पड़ सकता है। तो ये सब सोचिए, रिफ़्लेक्ट कीजिए। आप पज़ल हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, आपको थेरेपिस्ट के पास भी शायद जाना पड़ सके, पर आप हाई वाइब्रेशनल थेरेपिस्ट, हाई वाइब्रेशनल पाथ में, अगर ट्विन फ्लेम पाथ में अगर आप स्टार्ट कर दिए, अवेकनिंग जर्नी में अगर आप स्टार्ट कर दिए, तो धीरे धीरे आपको लो वाइब्रेशनल टीचर्स, लो वाइब्रेशनल जो रेजोनेट नहीं करती टीचिंग, ऐसी वाली टीचिंग्स, और जो फॉल्स टीचिंग्स है, इल्यूजन ऑफ हेल्प है,
ऐसे सब चीज़ों को भी धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। ये मेरे साथ हुआ है। मैं ऑनलाइन थोड़े फ्री कोर्सेज़ लेती थी, फ्री टीचर्स एंड कुछ पेड टीचर्स को लिया है मैंने, और वो सब से मुझे समझ में आया कौन से पेड टीचर्स वैल्यूएबल है, कौन से वैल्यूएबल नहीं है, कौन से वाले टीचर्स किस फेज़ में वैल्यूएबल है, और उसके बाद कौन से टीचर्स के साथ ट्रांजिशन करना चाहिए। कुछ चीज़ें जहाँ टीचर्स नहीं काम करेंगी, आपको भगवान के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। ऐसे सब फेजेस भी आएंगे आपके लाइफ में। सो आई होप ये इन्फॉर्मेटिव था। किसी को क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स लिखना है, प्लीज़ राइट क्वेश्चन और कमेंट और एनीथिंग इस वीडियो में आपको मीनिंगफुल लगा है, प्लीज़ पोस्ट कीजिए। और क्वेश्चंस होंगे तो क्या है, उसके बेसिस पे फिर नेक्स्ट वीडियोस बन सकते हैं या आपको रिप्लाईज़ मिल सकते हैं जिसमें आपको बेटर क्लैरिटी मिल सकता है। और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए आपके पर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर, देन कनेक्ट विथ मी। मेरा ईमेल एड्रेस मैंने दे के रखा है, आप मेरे साथ एक सेशन ले सकते हैं। और फ्री सेशन मैं नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में दे रही हूँ लोगों को 30 मिनट्स का। वो 30 मिनट्स के सेशन में आप आपके लाइफ की चीज़ें डिस्कस अगर मेरे साथ कंफर्टेबली कर पाए, या कम्युनिकेशन हमारा अच्छा रहा एक दूसरे के साथ, तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं फिर आपको गाइडेंस चाहिए कि नहीं फ्यूचर के लिए, या क्या गाइडेंस चाहिए, या किस चीज़ पे आपको वर्क करना है। और अगर मैं आपके लिए राइट टीचर नहीं हूँ तो मैं भी आपको बता दूँगी कि इफ़ आई एम नॉट द राइट टीचर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।